नमस्कार। संस्कृति आइज के प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी की कैलकुलेशन समझ ली थी। अब हम जीएसटी से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातों को और जानेंगे। जैसे एक संस्था जो हमने नाम यूज़ किया था बीच में, जीएसटी परिषद। तो जीएसटी परिषद क्या होती है इसको देख लेते हैं। मैंने आपको ये तो बताया था कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 279A इसमें जीएसटी परिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। और जब हम जीएसटी की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो बताया था कि उसमें जीएसटी अधिनियम में लिख दिया गया था कि जीएसटी अधिनियम पारित होने के 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। तो ये एक संवैधानिक संस्था हुई जीएसटी परिषद। इसके अंतर्गत इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे जीएसटी परिषद की। और जीएसटी परिषद के बारे में बात करें तो इसमें राज्यों के वित्त मंत्री सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं। जीएसटी परिषद की जब मीटिंग होती है तो इस मीटिंग में जो भी निर्णय होगा वो 3/4 बहुमत से निर्णय लिया जाता है। जो भी कुछ जीएसटी परिषद निर्णय लेगा, एक मीटिंग हो रही है एक संस्था की, तो 3/4 बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। उस 3/4 बहुमत में भी राज्यों का मत भारांश 2/3 है। अगर हम मत भारांश वेटेज को डिवाइड करें तो राज्यों का मत भारांश 2/3 और सेंटर का मत भारांश 1/3। अर्थात दूसरे शब्दों में बोलूँ कि अगर इनको मिलकर के डिसीजन लेना है तो ना राज्य अकेले ना ही सेंटर अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि डिसीजन के लिए 3/4 बहुमत होना चाहिए। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, सर जीएसटी परिषद कौन से डिसीजन लेता है, आखिर जीएसटी परिषद करता क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये। तो इसकी संरचना की बात हुई। जीएसटी परिषद का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है कि जीएसटी से संबंधित नियमों को बनाना। जितने भी नियम बन रहे हैं जीएसटी से संबंधित, उन नियमों को, सिद्धांतों की स्थापना करना ये जीएसटी परिषद डिसाइड करेगी। अर्थात दूसरे शब्दों में जीएसटी की दर कितनी होगी, टैक्स की रेट कितनी होगी, वो टैक्स रेट किस वस्तु पर कितनी लगाई जाए, ये निर्धारित करने का अधिकार जीएसटी परिषद को दिया गया। इस पेन पर 2 रुपये 2% जीएसटी हो या 20%, ये जीएसटी परिषद डिसाइड करेगी। और जो मैं शब्द बोल रहा हूँ परिषद डिसाइड करेगी, तो इसका मतलब राज्य और केंद्र सरकार मिल करके इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि किस वस्तु पर जीएसटी कितना हो, कौन से नियमानुसार जीएसटी हो, किन वस्तुओं को जीएसटी से छूट प्राप्त होगी, ये डिसाइड भी जीएसटी परिषद ही करती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम वस्तुएं, तो पेट्रोलियम वस्तुओं पर जीएसटी कब से लगेगा, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसे दिया गया है? जीएसटी परिषद को। याद हो तो मैंने आपको जीएसटी की विशेषताओं में बताया था कि पेट्रोलियम वस्तुओं पर जीएसटी लागू होगा उस तारीख से जिस तारीख की सिफारिश जीएसटी परिषद करेगी। तो जीएसटी परिषद के कार्यों का एक मुख्य हिस्सा है ये भी कि ये डिसाइड करे पेट्रोलियम वस्तुओं पर जीएसटी कब से लगना है। उसके अलावा आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन समझी थी कि आईजीएसटी का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के मध्य। कौन सा राज्य? ये राज्य वो है जो अंतिम, जहाँ वस्तु की अंतिम आपूर्ति हो रही है, अंतिम बिक्री हो रही है। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो आईजीएसटी का बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा, इस अनुपात का निर्धारण भी जीएसटी परिषद करती है। तो जीएसटी परिषद एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंध में कोई अलग से प्रावधान बनाना है तो वो जीएसटी परिषद बनाएगी। कोई आपदा के संदर्भ में अगर जीएसटी के रेट्स को चेंज करना, यदि देश में आपदा आ जाती है और सरकार को टैक्स रेट चेंज करनी पड़ जाए तो सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है, जीएसटी परिषद ही टैक्स रेट चेंज करेगी। किसी वस्तु को जीएसटी टैक्स से छूट देनी है या किसी वस्तु पर जीएसटी की दर को बढ़ाना घटाना है, ये सब निर्धारण जीएसटी परिषद करती है। तो दूसरे शब्दों में कहूँ कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि केंद्र सरकार का आधिपत्य या केंद्र सरकार के पास ही अधिकार नहीं है जीएसटी से रिलेटेड। राज्य और केंद्र मिल करके जीएसटी का क्रियान्वयन करवा रहे हैं। जो सिद्धांत बनाने हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर जीएसटी लागू होगा, वो सब केंद्र और राज्य मिल करके करते हैं। तो ये जीएसटी परिषद एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, संवैधानिक संस्था है। प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांस हमेशा रहेंगे, क्योंकि यही संस्था है जो बार बार न्यूज़ में रहती है।
यही संस्था के बारे में आपको अखबारों में मिलता रहेगा कि इस संस्था ने जीएसटी की दर को घटा दिया, बढ़ा दिया, इस तरह से न्यूज़ में आता रहेगा। अब हम दूसरी संस्था की बात करते हैं, उसका नाम है GSTN। GSTN, N फॉर है यहाँ पर नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। देखिए आपको याद होगा मैंने बताया था कि जीएसटी जब लागू किया गया उससे पहले भारत में राज्यों की कर व्यवस्था और केंद्र सरकार की कर व्यवस्था में अंतर था, और अंतर होने का एक दिक्कत ही आती थी कि स्टेट वैट की देयता का प्रयोग सैन वैट में और सैन वैट की देयता का प्रयोग स्टेट वैट में नहीं किया जा सकता था। वो क्यों नहीं होता था? क्योंकि दोनों सरकारों का टैक्स सिस्टम ही अलग अलग था। उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि क्यों ना एक टैक्स सिस्टम बना दिया जाए, एक नेटवर्क बना दिया जाए, यानी किसी राज्य का और केंद्र सरकार के टैक्स सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। अगर राज्यों के और केंद्र सरकार के टैक्स सिस्टम को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो किसी व्यापारी ने राज्य में कितना टैक्स दिया है, उसमें से कितना केंद्र को मिलना है, या उसने केंद्र में टैक्स दे दिया तो उसमें से कितना राज्य को मिलना है, ये कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले सभी राज्यों के और केंद्र के टैक्स सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट कैसे होगा ये तो आप जान रहे हैं कि वो आईटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आईटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कराएगा? उस संस्था का नाम है GSTN। तो GSTN गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क एक संस्था है जो जीएसटी को लागू करने संबंधी आईटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी। ये वो संस्था है जो जीएसटी पोर्टल की स्थापना करेगी। जीएसटी पोर्टल का मतलब जिस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग जीएसटी पे कर सकें। अगर कोई आईटीसी का दावा किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो उस आईटीसी के दावे का निपटारा करना वो भी GSTN के द्वारा ही होगा। किसी व्यापारी को या किसी व्यक्ति को जीएसटी नंबर मिलता है, जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे वैट का एक व्यापारी का नंबर होता था जिसके माध्यम से व्यापारी की पहचान होती थी। जब भी हम टैक्स सिस्टम की बात करते तो नाम से पहचान नहीं होती है, या तो जैसे व्यक्ति के संदर्भ में पैन नंबर आपने सुना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसे यहाँ पर GSTN नंबर जिसके माध्यम से पहचान होगी, ऐसे वैट नंबर होता था। तो वो भी हमें जीएसटी नेटवर्क के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। और एक आईटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा जो देश भर में जीएसटी को लागू करने में कहेंगे कि पारदर्शिता के माध्यम से कार्य करेगा। पूरी तरह से ये सिस्टम पारदर्शी रहेगा, पेपरलेस सिस्टम बना दिया गया है। मैंने बीच में आपसे कहा था कि जीएसटी पूर्णतः टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड GSTN के द्वारा ही किया गया। GSTN एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी गैर सरकारी संस्था है। इसमें 24.5% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, 24.5% हिस्सेदारी सभी राज्यों की सम्मिलित रूप से है, और बाकी जो 51% हिस्सेदारी है वो निजी क्षेत्र की है। तो इसका मतलब ये गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य है जीएसटी को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक आईटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए, ताकि जीएसटी को लागू करने में, जीएसटी अदा करने में करदाता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। मैंने आपको एक नियम बताया था, एक सिद्धांत बताया था एडम स्मिथ के द्वारा, कराधान प्रणाली के 4 मुख्य सिद्धांत। तो उसमें एक था सुविधा का सिद्धांत। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस या सुविधा के सिद्धांत का पालन करने में GSTN की इम्पॉर्टेंट भूमिका है। तो हम जिस संस्था की बात कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए, पंजीकरण अगर कराना है व्यापारी को, करदाता को, तो वो GST नेटवर्क के माध्यम से होगा। IGST की गणना करनी है, निपटारा करना है, वो भी GSTN करेगा। IGST की क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। IGST ध्यान आ रहा है आपको? IGST का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य में, तो इसलिए वहाँ पर गणना इसके माध्यम से होगी। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका निपटारा करना। बैंकिंग नेटवर्क के साथ भुगतान विवरण का मिलान करना कि बैंक के हिसाब से कितना भुगतान हुआ और GST कितना सरकार को मिला, तो वो इसका रोल भी इसी में GSTN में है। करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण करना
केंद्र और राज्य के मध्य अधिकारियों को रिटर्न अग्रेषित करना, फॉरवर्ड करना। तो ये GSTN की भूमिका है, इंपॉर्टेंट संस्था है। यूपीएससी एक बार इस पर क्वेश्चन भी पूछ चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सरकार ने देखा कि जब GST लागू हो रहा था तो उस समय GST का विरोध किया जा रहा था। एक तो विरोध राज्य सरकारें कर रही थी कि उन्हें राजस्व की हानि हो जाएगी, तो सरकार ने उपाय क्या निकाला था कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का वादा कर दिया गया कि हम आपको 100% कंपनसेशन देंगे अगले 5 वर्ष तक। तो राज्य जैसे तैसे मान गए। दूसरा एक विरोध GST का किया जा रहा था व्यापारियों के द्वारा, और खासकर छोटे व्यापारियों के द्वारा। क्यों किया जा रहा था? छोटे व्यापारी कह रहे थे कि GST लागू होने के बाद चूंकि ये पूर्णतः तकनीक पर आधारित है, पूरी तरह से पेपरलेस है, IT की इसमें नीड पड़ेगी, जो छोटे व्यापारी हैं वो तकनीक को लेकर के अपने आप को असहज महसूस करते हैं। उन्होंने हमेशा जो भी कुछ टैक्स सिस्टम में रोल प्ले किया, टैक्स पे किया, तो कागज़ के ऊपर उन्होंने काम किया, वो तकनीक पर उतने अधिक आप कहेंगे पारंगत नहीं है। इसलिए उनको अब क्या करना पड़ेगा कि कर अनुपालन की उनकी लागत बढ़ जाएगी। कर अनुपालन के उनको हेल्प लेनी पड़ेगी टेक्नीशियन की, तो कर अनुपालन लागत बढ़ जाएगी। प्लस GST में रिटर्न फाइल जो करना होता है, जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न समझाया था कि व्यक्ति को प्रतिवर्ष रिटर्न फाइल करना, ऐसे ही व्यापारियों को GST का रिटर्न फाइल करना होता है। रिटर्न का मतलब क्या है कि अपने व्यापार की घोषणा करना, वस्तुओं और सेवाओं पर व्यापारी ने कितना टैक्स अदा किया इसकी घोषणा करनी पड़ती है। और GST का रिटर्न 1 महीने में 3 बार फाइल करना पड़ता था, 1 महीने में 3 बार। अब आप सोचें 1 महीने में 3 बार अगर रिटर्न फाइल करना है तो 3 बार उनको CA की मदद लेनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी से 2 हाथ करना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी व्यापारियों को। यानी साल भर में 36 बार और प्लस 1 पूरे साल का। तो व्यापारियों ने विरोध किया कि ये कर अनुपालन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम अपना व्यापार करेंगे या ये GST ही फाइल करते रह जाएंगे, तो रिटर्न फाइल करना हमारे बस की बात नहीं। प्लस टैक्स की रेट भी उनको ज़्यादा लग रही थी। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था कंपोजिशन योजना। ध्यान दें यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम क्या है? इस स्कीम के तहत छोटे व्यापारियों को कर अनुपालन करना सरल हो, इससे संबंधित प्रावधान किए गए। अब कर अनुपालन सरल कैसे होगा? कंपोजिशन स्कीम अगर किसी व्यापारी को लेनी है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कि मुझे कंपोजिशन स्कीम का लाभ चाहिए। लाभ क्या मिलेगा रजिस्टर करने के बाद? उसको अपने व्यापार का विस्तृत विवरण नहीं देना पड़ेगा, संक्षिप्त विवरण से ही काम चल जाएगा। तो अगर संक्षिप्त विवरण देना पड़ रहा है तो आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली वो आसान हो जाएगा। दूसरी बात, उसको महीने में 3 रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं, 3 महीने में 1 बार रिटर्न फाइल करना है। 3 महीने में 1 बार, इसका मतलब टोटल रिटर्न कितने फाइल करने? 4 और 1 पूरे वर्ष का 5। तो एक तरफ 37 बार GST रिटर्न फाइल करना था और अब मात्र 5 बार। तो आप कह सकते हैं कर अनुपालन पहले की तुलना में बहुत हद तक सरल हो जाएगा। तीसरा, उनको टैक्स की रेट भी कम अदा करनी होगी, यानी उनके लिए स्पेशल टैक्स रेट रहेंगी, उनको कम टैक्स रेट अदा करनी पड़ेगी। ये वो व्यापारी होंगे जो कंपोजिशन योजना में अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर फिर तो सभी रजिस्टर करा लेंगे। नहीं, सरकार इसके लिए समय समय पर GST परिषद लिमिट डिसाइड करेगी। जैसे जिस व्यापारी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है सालाना, वही GST की कंपोजिशन योजना का लाभ ले सकता, अन्यथा नहीं। तो ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ 1.5 करोड़, ये वर्तमान में चल रहा है, लेकिन भविष्य में नंबर चेंज हो सकता है, लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो जिस व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है वो कंपोजिशन योजना का लाभ ले पा रहा है। यानी छोटे व्यापारियों को मुख्य यहाँ पर फोकस किया गया, छोटी प्रकार की फर्म कंपनियों को मुख्य फोकस किया गया। उन्हीं के लिए लागत ज़्यादा लगती है। जब कंपनी बड़ी है, उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर मैनेज कर सकती है। एक, अब आपको लग रहा होगा सर इतने बेनिफिट दे रहे हैं तो कोई ज़रूर सरकार ने भी कोई ना कोई पॉइंट अपना रखा होगा, वो आप समझने वाली बात है। यदि कोई व्यापारी GST की कंपोजिशन योजना का लाभ ले रहा है या लेना चाहता है तो वो इंटर स्टेट ट्रेड नहीं कर सकता।
अंतर्राज्य व्यापार के केस में कंपोजिशन योजना लागू नहीं होगी। या तो आप कंपोजिशन योजना में रजिस्टर मत कराओ, और करा रहे हो तो फिर आप इंटरस्टेट ट्रेड नहीं कर सकते। ये कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे क्या मतलब निकला कि जो व्यापारी अंतर्राज्य व्यापार करना चाहता है वो कंपोजिशन योजना में स्वयं को रजिस्टर नहीं कराएगा। क्लियर? एक यहाँ पे पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट, कंपोजिशन योजना का अगर कोई व्यापारी लाभ ले रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट ही नहीं मिलेगा उसको। अब सामान्यतः तो हमने जो कैलकुलेशन समझी थी तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि उससे हम टैक्स रेट बहुत कम ले रहे हैं, प्लस उससे रिटर्न कम भरवा रहे हैं, उससे विवरण उसे कम भरना है, उसकी अनुपालन लागत हमने कम कर दी, तो उसको दूसरे बेनिफिट दे दिए गए हैं, तो इसीलिए उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे नहीं दिया जाएगा। ये कंपोजिशन योजना में कंडीशन लगा दी गई, और यही कारण रहा कि जीएसटी की कंपोजिशन योजना में कम व्यापारियों ने स्वयं को रजिस्टर कराया। लगभग एक आंकड़े के अनुसार लगभग 17% जीएसटी में रजिस्टर जो टोटल हुआ था रजिस्ट्रेशन, उसमें से 17% व्यापारियों ने ही व्यक्तियों ने स्वयं को कंपोजिशन योजना में रजिस्टर कराया। उसका कारण आप समझ गए होंगे। एक तो उनका व्यापार सीमित होने के चांस थे, इंटरस्टेट व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा, उन्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। और पहले तो एक कंडीशन और भी थी जो अब हटा दी गई है कि केवल वस्तुओं के व्यापार में कंपोजिशन योजना थी, सेवाओं के व्यापार में नहीं थी, हालांकि बाद में हटा दिया गया। तो ये कंपोजिशन योजना ये भी आपको प्रीलिम्स में मिल सकता है। आप इसकी डिटेल भी एक बार नोट से ज़रूर पढ़ लेंगे फैक्ट के साथ, और जब एग्ज़ाम देने जाएं तो फैक्ट्स को अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जो फैक्ट बताते हैं हो सकता है वो या तो आज की डेट में सही हो या फिर एग्जाम्पल हो। फैक्ट को आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। एक शब्द था, हमने शुरू में नाम लिया था ई वे बिल। तो ये ई वे बिल क्या है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल बना लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक व्यापारी, उसने एक ट्रक में यहाँ पर सामान लोड करवा दिया। इस ट्रक के माध्यम से सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है। ठीक है, ये ट्रक है। अब ज़्यादा अच्छा ट्रक नहीं बनाना हमें, ये स्टीयरिंग है उसका। ठीक, ध्यान दें, कहीं ऐसा कुछ लोग समझ ले सर ये पाँचवा पहिया पर कहाँ से आया। बिल्कुल पाँचवा पहिया नहीं, मैंने कैबिन बनाया। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। तो इस ट्रक के माध्यम से सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है। रास्ते में कई बार इसको टैक्स इंस्पेक्टर रोक लेता है। टैक्स इंस्पेक्टर जो ये देखना चाहता है कि इसने टैक्स का पेमेंट किया है कि नहीं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस रोकेगी तो वो व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगेगी कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस वगैरह। मैं टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूँ जो ये देखेगा कि जिस वस्तुओं को आप कैरी कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को, उन पर आपने टैक्स अदा किया है कि नहीं। तो ये व्यापारी लोग क्या करते थे कि फर्जी बिल बना करके दिखा देते कि देखो हमने टैक्स पे कर दिया है, जो कि कागज़ पर बनना है। तो आप समझ रहे हैं, जब मार्कशीट लोग फर्जी बनवा लेते हैं, प्रिंट हो जाती है, तो बिल बुक तो फर्जी बनी जाती होंगी। तो झूठा बिल दिखाए थे तो टैक्स इंस्पेक्टर उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, जाने देगा उनको। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि कर अपवंचन ज़्यादा हो रहा है, सरकार का कर राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। और मैंने आपको बता रखा है कि कर अपवंचन ही वो कारण है जो कर उत्प्लवता फिर धीरे धीरे घटा देता है। और कर अपवंचन को रोकना है तो क्या किया जाए इसके लिए। कर अपवंचन को रोकने के लिए यहाँ से व्यापारी जब वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेगा तो उसको अपने साथ जो बिल कैरी करना है, बिल, अब वो बिल बुक नहीं, उसको ई वे बिल प्राप्त करना होगा। ई वे बिल एक वेबसाइट, ई वे बिल की एक वेबसाइट होगी। जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा तो उस वेबसाइट पर डिटेल डाल करके ई वे बिल आपके फ़ोन पर आ जाएगा। रास्ते में अगर कोई इंस्पेक्टर आपको, टैक्स इंस्पेक्टर कहता है कि आपने इस पर जीएसटी पे किया है कि नहीं वो दिखाइए, तो उस जीएसटी का ई वे बिल आप उसे दिखा दीजिए। अगर वो फर्जी है या उसने कुछ और कोई ऐसा हेर फेर करने की कोशिश की तो जीएसटी का इंस्पेक्टर तुरंत उसे ऑनलाइन चेक कर लेगा कि ये जीएसटी पे किया गया है नहीं। जितनी वस्तुएं इस ट्रक में भरी हुई हैं उतना ही जीएसटी पे किया है या नहीं किया, वो टैक्स इंस्पेक्टर तुरंत उसे ऑनलाइन चेक कर लेगा। तो पर्पज़ क्या हुआ कि कर अपवंचन को रोकना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना,
जवाबदेहता को बढ़ावा देना और कर अनुपालन को बढ़ा करके कर राजस्व संग्रह को बढ़ाना, ये ई वे बिल का मुख्य उद्देश्य है। ई वे बिल एक दस्तावेज है जो सत्यापित करने का प्रयास करता है कि व्यापारी या जो ट्रांसपोर्टर वस्तुओं को कैरी कर रहा है उसने उन वस्तुओं पर टैक्स अदा कर दिया है, जीएसटी अदा कर दिया है, ये सत्यापित करने का प्रयास कर रहा है ई वे बिल के माध्यम से। ई वे बिल कौन प्राप्त कर सकता है? जो सेलर है वो भी ई वे बिल निकाल सकता है, जो बायर है वो भी ई वे बिल को ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी। तीनों ई वे बिल ऑनलाइन उस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ई वे बिल में सारी डिटेल होती है कि वस्तुएं कितनी हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का कोई कोड है तो वो कितने रुपए टैक्स अदा कर दिया, वो सारी जानकारी ई वे बिल में लिखी होती है। नेक्स्ट, जब ई वे बिल टैक्स इंस्पेक्टर चेक कर लेगा और उसमें सब सही जानकारी मिलेगी तो ये मान लिया जाएगा उसने कर अदा कर दिया, अन्यथा जो कर अपवंचन से संबंधित नियम होंगे उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस ई वे बिल के द्वारा न केवल पारदर्शिता बढ़ रही है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार में जो टैक्स की चोरी होती थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। ई वे बिल ले जाते समय यहाँ पे लिमिट रखी गई है कि यदि उस ट्रक में या उस व्हीकल में 50,000 रुपये तक का सामान है तो ई वे बिल प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक लिमिट तक छूट दे दी गई है कि आपको ऐसा नहीं बार बार ये सब काम करना है। 50,000 रुपये तक का अगर आप सामान इसमें ले जा रहे हैं तो ई वे बिल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और किलोमीटर में भी 10 किलोमीटर तक आपको यहाँ पे छूट दे दी गई कि अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और दूरी मात्र 10 किलोमीटर है तो भी ई वे बिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन लगा दी गई ताकि छोटे छोटे काम के लिए इस प्रकार की तकनीकी बाधाओं से ना गुजरना पड़े। तो आप कह सकते हैं वो थोड़ा सा आसान सिस्टम बनाने की कोशिश की गई या कर अनुपालन को सरल करने का प्रयास किया गया ई वे बिल के माध्यम से। लेकिन ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, हालांकि टेक्नोलॉजिकली कुछ कुछ समस्याएं आती रहती हैं। अब हम बात करते हैं आलोचना क्या है। जीएसटी जो व्यवस्था भारत में लागू की गई, क्या इसकी कोई आलोचना है? तो आलोचना समझें। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से जीएसटी में कोई आलोचना नज़र नहीं आती है, सैद्धांतिक रूप से, यानी थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से दिक्कत कहाँ आती है? तो पहली दिक्कत आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत संरचना की समस्या है। व्यवहारिक रूप से ऐसी दिक्कत दिखती है। आधारभूत संरचना की समस्या से मेरा क्या तात्पर्य है कि अगर करदाता को जीएसटी फाइल करना है तो उसे आईटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो उसके पास नहीं है, या तो उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो उसमें इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है। इंटरनेट ठीक चल जाए तो वो खुद उतना सक्षम नहीं है कि सारी जानकारी उसमें इनपुट डाल सके, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट है तो उसकी स्पीड नहीं उसको मिल पाती है, एक दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की इस प्रकार। दूसरा, जो टैक्स वसूलने वाले अधिकारी हैं, अच्छा यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट कर सकते हैं कि विद्युत की समस्या, गांव में लाइट ही नहीं आ रही लेकिन व्यापारी को आप कह रहे हैं कि जीएसटी का रिटर्न फाइल करिए, तो कैसे फाइल करेगा? और लाइट नहीं है तो मतलब इंटरनेट नहीं चल पाएगा। तो उसकी समस्याएं विभिन्न प्रकार की हैं। दूसरा है कि जो कर प्रशासन से संबंधित अधिकारी हैं, टैक्स अधिकारी, उनके लिए भी सिस्टम नया है और जो करदाता है उसके लिए तो पूर्णतः नया है। इससे दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित होने में दिक्कत हो रही है और संभावना कर अपवंचन रिजल्ट मिल रहा है। टैक्स अधिकारी अभी पूरी तरह से सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पूर्णतः नया सिस्टम है। जिस अधिकारी ने पिछले 20 साल तक कागज पर टैक्स सिस्टम पे काम किया और उसमें भी कई प्रकार के टैक्स थे, अलग अलग तरीके की फाइल बनती थी, अब उस सबको सम्मिलित कर दिया गया, एक समाहित करके एक सिस्टम बनाया। अब उसको पूर्णतः कंप्यूटर पे काम करना है तो बहुत स्लो हो गया है वो काम करने में, उसको धीरे धीरे समय लग रहा है तो तब तक करदाता कई बार लाभ उठा लेता है, कर अपवंचन की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर केंद्र और राज्यों के कर व्यवस्था को जोड़ने का प्रयास किया गया और कई बार ये देखा गया कि केंद्र और राज्यों में सामंजस्य का अभाव था। केंद्र और राज्यों के सामंजस्य के अभाव के कारण जीएसटी को क्रियान्वित करने में दिक्कत आ रही थी।
मैंने जो आधारभूत संरचना वाली बात बोली, अभी हम ई वे बिल पढ़ रहे थे। जब ई वे बिल लॉन्च किया गया, पहली बार शुरू किया गया, तो उसकी वेबसाइट ही नहीं चली, यानी वो भी आईटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो आईटीसी के दावे होते हैं कि मैंने टैक्स पे किया है, मुझे मेरा अमाउंट क्रेडिट कीजिए, आईटीसी के दावे में बहुत झूठा दावा मिल रहा है। यानी कई बार ऐसा हो रहा है, लोगों ने आईटीसी का दावा कर दिया कि मैंने 5 करोड़ का टैक्स दिया था, मुझे मेरा टैक्स वापस करो, रियल में उसने टैक्स ही नहीं दिया था। सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सीएजी ने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे आईटीसी के दावे किए गए जिसमें आईटीसी वो मांग रहा है लेकिन रियल में उसने टैक्स ही पे नहीं किया। अर्थात हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी सही नहीं है कि हम उसको पकड़ पाएँ कि टैक्स पे किया नहीं और आईटीसी कैसे मांग रहे हो। तो टेक्नोलॉजी की वहाँ पे कमी नज़र आती है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम में स्वयं को रजिस्टर करा लिया। कंपोजिशन याद है, जिसमें टैक्स रेट कम थी और एक लिमिट तक ही आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते थे। एक बार कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करा लिया, मान लीजिए उसका टर्नओवर उस समय 1.5 करोड़ से कम था, तो ठीक है, वो टैक्स रेट कम पे करेगा। लेकिन बाद में उसका टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ हो गया, परंतु अभी भी वो व्यक्ति, वो व्यापारी, वो उसका व्यापार कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अलार्मिंग सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा सर्विलेंस नहीं लगाया हुआ कि जब इसका टर्नओवर बढ़ जाएगा तो वो कंपोजिशन स्कीम से हट जाएगा। ऐसा कुछ इसमें प्रावधान नहीं है। तो सीएजी ने इसकी आलोचना करी थी कि कंपोजिशन स्कीम में कोई अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए कि जब व्यापारी का टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो रहा है फिर भी उसको कंपोजिशन का लाभ मिल रहा है, वो नहीं मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी के सैद्धांतिक इसमें कमियां ना हो करके क्रियान्वयन के फॉर्मेट पे जाएं तो उसमें हमें कुछ आलोचना नज़र आती हैं। हालांकि आईएमएफ ने ये कहा था कि जीएसटी भारत में डुअल नेचर का बनाया, जो सही नहीं है। सीजीएसटी एसजीएसटी एक ही होना चाहिए, परंतु भारत के संविधान के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक जीएसटी संभव नहीं। सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्यों उसको तोड़ना पड़ा? ताकि संविधान का जो मूल ढांचा है, जिसमें केंद्र के कुछ अधिकार हैं, राज्य की कुछ शक्तियां हैं, वो बनी रहे। राज्य सूची में जो राज्य को शक्तियां दी गई हैं, केंद्र सूची, संघ सूची में जो फिर संघीय सरकार को जो शक्तियां दी गई वो बनी रहेंगी। इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी में उसको डिवाइड किया गया। तो उस आलोचना को हम सही नहीं मानते। तो हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो जीएसटी एक अच्छी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के संकल्पना को साकार कर सकती है, परंतु उसके लिए हमें कुछ अभी भी आईटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा। प्लस हमें जो झूठे दावे हो रहे हैं आईटीसी के, उनको पकड़ना होगा। कर अपवंचन को और कम करने के प्रयास करने होंगे। ई वे बिल में और थोड़ी पारदर्शिता और थोड़ा सुधार करना होगा। कर अनुपालन को और अधिक सुधारने की आवश्यकता है ताकि व्यापारियों को कर अनुपालन की लागत ज़्यादा महसूस ना हो। तो ये सब करने की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं जीएसटी और बेहतर बन जाएगा। समय समय पर इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे कि जीएसटी में क्या हो रहा है, क्या और सुधार होना चाहिए, आता रहता है। तो आप लोग इकोनॉमिक सर्वे में अगर जीएसटी पर कुछ आ रहा है तो उसको ज़रूर देखें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। आप उस हिस्से को और इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने जीएसटी कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख शब्दावली जो शेष रह गई हैं। जैसे कुछ शब्दावली तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि एग्जांपल कर आधार, टैक्स बेस, या टैक्स इवेजन, हिंदी में कर अपवंचन, या फिर हमने कुछ कर उत्प्लवता या कर की लोच, इस तरह की शब्दावली हमने पढ़ ली है। बट अभी कुछ शब्दावली पढ़ना और बाकी है, उनको भी देख लेते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित बातें। हमने अप्रत्यक्ष कर सुधार का हिस्सा पढ़ लिया है, तो प्रत्यक्ष कर सुधार में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी थी उसको हम बाद में देख लेंगे। तो पहले हम कुछ शब्दावलियों को जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो शब्दावली हमें पढ़नी है उसका नाम है टैक्स जीडीपी रेशियो, कर जीडीपी अनुपात। और कोई भी अनुपात समझना हो तो ये तो क्लियर है कि दो वेरिएबल्स के बीच में वो अनुपात होगा। अगर मैं अनुपात लिखता हूँ कि 1:3 तो मैं उसको 1/3 भी लिख सकता हूँ, और मैं अगर लिख रहा हूँ अनुपात 1:4 तो मैं उसे 1/4 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये बात आप मैथमेटिक्स के थ्रू जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1/3 बड़ा है या 1/4, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा 1/3 बड़ा है या 1/4। तो
निश्चित ही 1/3 1/4 से बड़ा है। और जो लोग अनुपात को बड़ा छोटा नहीं ढूंढ पा रहे हो वो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप जान पाएंगे बड़ा कौन सा है। यहाँ 25% आएगा और यहाँ 33.33% आएगा, तो 1/3 बड़ा है। ये मैंने इसीलिए बोला, जब मैं अनुपात आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ उसके बाद मैं कहूँ कि अनुपात बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपको नंबर्स में कन्फ्यूजन ना हो कि बढ़ कहाँ रहा था या घट कहाँ रहा था, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि सरकार जितना टैक्स कलेक्शन करती है, जो भी कर संग्रह होता है, कर संग्रह का देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी से कितना अनुपात है, जो भी दोनों में रेशियो निकल के आएगा उसे कर जीडीपी अनुपात कहते हैं। जो उसके नाम से भी समझ में आ रहा है, सरकार का कुल कर राजस्व या कर संग्रह, उसका अर्थव्यवस्था की जीडीपी से अनुपात कर जीडीपी अनुपात या टैक्स जीडीपी रेशियो कहलाता है। अब क्वेश्चन बनता है, ये तो बड़ी आसान सी परिभाषा थी, फिर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि कर जीडीपी अनुपात बढ़ रहा है या घट रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जीडीपी को कांस्टेंट कर ले थोड़ी देर के लिए, एक हिस्सा कांस्टेंट मान ले जीडीपी, और हम देखें कि कर का संग्रह बढ़े, जैसे मैंने माना कि जीडीपी 4 है और मान लीजिए कि कर का संग्रह पहले 1 था, तो अनुपात कितना आ रहा है, 1:4। अब दूसरे में अगर कर संग्रह बढ़ जाए, जीडीपी अभी भी मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मानूं, इसका मतलब है कि कर जीडीपी अनुपात बढ़ रहा है। कर जीडीपी अनुपात कब बढ़ा, जब कर संग्रह या कर राजस्व बढ़ रहा है। तो ये एक लाइन ऐसे निकलती है कि टैक्स जीडीपी रेशियो में वृद्धि होनी चाहिए। पहली बात तो क्लियर है, होनी चाहिए वृद्धि। टैक्स जीडीपी रेशियो में वृद्धि इंगित करती है कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कर राजस्व बढ़ रहा है, सरकार का कर राजस्व बढ़ रहा है। और कर राजस्व कब बढ़ा, अगर मैंने जीडीपी को कांस्टेंट माना फिर भी कर राजस्व बढ़ गया, इसका मतलब है सरकार का कर संग्रह बढ़ रहा है। यानी हमने कुछ तकनीक सुधार किया होगा, तकनीक में, यानी हमने कर वसूलने का तरीका कुछ इम्प्रूव किया होगा, सरकार को कर आधार में विस्तार दिखाई दिया होगा, करदाता कर अदा करने में रुचि ले रहा है, इसीलिए कर संग्रह बढ़ रहा है। तो कर जीडीपी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए, ये अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा लाभदायक होता है। अगर मैं कहूँ कि कर जीडीपी अनुपात मान लीजिए 10% बोलूँ, तो इसका मतलब हुआ कि देश की जीडीपी का 10% हिस्सा सरकार को कर के रूप में प्राप्त होता है, कर जीडीपी अनुपात का मतलब है। और अगर मैं कहूँ कि कर जीडीपी अनुपात 15% हो गया, तो इसका मतलब है जीडीपी का 15% लगभग हमें कर के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो कि सरकार के लिए लाभदायक है, ताकि सरकार अपने कल्याणकारी खर्च को पूरा कर सके। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर जीडीपी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अगर इसका रिवर्स पूछ लिया जाए आपसे कि कर जीडीपी अनुपात घट रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है। कर जीडीपी अनुपात घटेगा, इसका मतलब है कि कर अपवंचन में वृद्धि हो रही है। कर जीडीपी अनुपात घटने का मतलब है सरकार कर संग्रह जितना करना चाहिए पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रह कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। हो सकता है वो कर आधार में कमी की वजह से हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कर अपवंचन ज़्यादा हो रहा हो। तो कर जीडीपी अनुपात घटना सरकार के लिए एक चेतावनी होती है कि सरकार को कर राजस्व में कमी होने वाली है, सरकार का घाटा बढ़ने वाला है। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर कर जीडीपी अनुपात घट जाए, यानी जीडीपी की तुलना में कर का संग्रह कम होता जाए, तो निश्चित रूप से सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ कम होंगी। यदि राजस्व प्राप्ति घटती हैं तो राजस्व घाटा बढ़ेगा। और ये मैंने आपको बता रखा है कि राजस्व घाटा ही मुख्य कारण होता है राजकोषीय घाटे में वृद्धि का। इसीलिए कर जीडीपी अनुपात घटना नहीं चाहिए, किसी भी दृष्टिकोण में वो घटना सकारात्मक नहीं कहा जाएगा। तो ये यूपीएससी में शब्दावली के रूप में आ सकता है, विभिन्न तरीके से इसमें स्टेटमेंट बन सकते हैं। ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट इससे पूछा भी हुआ है, भविष्य में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट एक ऐसी ही शब्दावली है जिसका नाम है ऋण जीडीपी अनुपात, डेट जीडीपी रेशियो। ऋण जीडीपी अनुपात, डेट को हिंदी में ऋण कहते हैं, ये हम लोग एनपीए में देख चुके हैं। तो ऋण का जीडीपी से अनुपात, यानी देश की समग्र जीडीपी, अर्थव्यवस्था की कितनी जीडीपी है और सरकार ने कुल कितना कर्ज ले रखा, सरकार के ऊपर कुल कितना ऋण है, जिसका अगर हम शुद्ध नाम बोलें तो सार्वजनिक ऋण या इंग्लिश में पब्लिक डेट। हमने पढ़ा था सार्वजनिक ऋण के बारे में। सार्वजनिक ऋण सरकार ने कितना लिया हुआ, अर्थव्यवस्था पर कितना ऋण है, उसका अर्थव्यवस्था की जीडीपी से अनुपात सार्वजनिक ऋण यानी डेट जीडीपी रेशियो अनुपात कहलाता है।
अब जैसा मैंने पिछली लाइन में कहा था, टैक्स जीडीपी रेशियो पढ़ते समय ऐसे यहाँ देखें, अगर ये अनुपात मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1:4 है, यानी जीडीपी अगर 4 है तो उसका एक हिस्सा ऋण के रूप में सरकार के ऊपर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 2 हो गया और जीडीपी अभी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब सरकार ने ऋण ज़्यादा लिया। पहले तो ये देखें डेट जीडीपी रेशियो बढ़ गया घट गया। पहले ये कितना था 1:4, अब हो गया ये 2/4, अर्थात इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो डेट जीडीपी रेशियो यहाँ पर बढ़ रहा है। अब सरल शब्दों में बोला जाए तो डेट जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। डेट जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि देश के ऊपर देयता या लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है। और ये हम सब जानते हैं कि देयताओं का बढ़ना मतलब फिर चिंता बढ़ रही है। आसान भाषा में, अगर बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कि भविष्य में सरकार का ब्याज में होने वाला खर्च वो बढ़ जाएगा। ब्याज में होने वाला खर्च कैसा खर्च है? राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना मतलब फिर से राजस्व घाटा और फाइनली राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा। इसीलिए डेट जीडीपी रेशियो बढ़ना चिंताजनक है, हानिकारक है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार ऋण ज़्यादा लेती जा रही है, इससे बोझ बढ़ता जाएगा सरकार के ऊपर। और सरकार के ऊपर जब बोझ बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर जब ऋण का बोझ बढ़ेगा, तो फिर सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपना सकती है। हो सकता है टैक्स की रेट बढ़ानी पड़ जाए सरकार को, क्योंकि ऋण जब बढ़ेगा तो ऋण को चुकाना भी तो है, और ऋण चुकाने का मतलब है कि प्राप्तियों को बढ़ाना। जैसे अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि सरकार का कर राजस्व घटने की उम्मीद है। घटेगा कर राजस्व क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बहुत घट गई थी। अब जब सरकार का राजस्व घटेगा तो मतलब घाटा बढ़ेगा। घाटा बढ़ेगा, इस स्थिति में सरकार को फिर कहीं ना कहीं से घाटे की वित्त व्यवस्था करनी होगी, ऋण लेना पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का एकमात्र स्रोत सार्वजनिक ऋण होता है। यदि सरकार ऋण ज़्यादा लेगी तो मतलब ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ जाएगा। तो अगर मैं करंट सिनेरियो में एक क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि कोविड-19 की समस्या के कारण या इस पेंडेमिक के कारण भारत में डेट जीडीपी रेशियो में वृद्धि हो सकती है। समझ पा रहे हैं आप? और डेट जीडीपी रेशियो में वृद्धि हानिकारक है, चिंताजनक है, लायबिलिटीज़ को बढ़ा देता है और भविष्य में सरकार की आर्थिक गतिविधियों को सीमित कर देता है। ऐसी स्थिति में फिर सरकार निजीकरण का सहारा ज़्यादा लेती है, जो कि आपको वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। मैं निजीकरण की आलोचना नहीं करूंगा, वो एक राजनीतिक पक्ष पे नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन वर्तमान स्थिति में डेट जीडीपी रेशियो या टैक्स जीडीपी रेशियो एक प्रासंगिक पॉइंट बन जाते हैं। इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड-19 सीधा सीधा यहाँ पर लिंक कर रहा है। नेक्स्ट शब्दावली की बात करें, एक शब्द होता है सेस, हिंदी में बोलते हैं हम इसको उपकर, और एक ऐसा ही एक और शब्द है जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज। दोनों को हम एक साथ समझेंगे। सरचार्ज को हिंदी में कहते हैं हम अधिभार। उपकर और अधिभार दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। सेस यानी टैक्स पर टैक्स लगाया गया। जब कभी टैक्स पर टैक्स लगाया जाए तो उसे सेस कहेंगे। और अगर सरचार्ज की परिभाषा बोले तो वो भी सेम है, जब टैक्स पर टैक्स लगेगा तो उसे सरचार्ज कहेंगे। तो फिर कोई अंतर तो होना चाहिए दोनों में। एक बात आप पिछली क्लास वाला कन्फ्यूजन ना हो आपको कि जब टैक्स पर टैक्स लगेगा तो उससे जो प्रभाव सृजित होगा उसे कास्केडिंग इफेक्ट कहेंगे। वो कास्केडिंग एक इफेक्ट है, प्रभाव है। कास्केडिंग प्रभाव कब होता है? जब टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है। तो मैं अगर इन दोनों शब्दों का प्रयोग करूं, सेस या सरचार्ज के कारण कास्केडिंग प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे वस्तुओं की कीमत कृत्रिम रूप से और बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है उपभोक्ता को। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेस और सरचार्ज की अगर टैक्स पर टैक्स है तो फिर अंतर क्या है। सेस किसी टैक्स पर जब टैक्स लगाया जाए, अगर वो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाया जाए तो उसे सेस कहते हैं। अगर विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस मान लेते हैं कि 2% एजुकेशन सेस लगा, यानी हम लोगों को जो टैक्स देना था, जो सामान्य रूप से जो टैक्स देने थे, उसी टैक्स में अब उस टैक्स की राशि पर 2% और कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल फिर और आसान कर देता हूँ मैं, किसी को समझ ना आ रहा हो। हमने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया,
उस पर सरकार ने कहा कि आपसे हम विभिन्न प्रकार के टैक्स ले रहे हैं और 20 रुपये टैक्स बनते हैं, तो हमें देना था कुल कितना, 120 रुपये। लेकिन जब सेस अगर लगा दिया जाए, सरकार ने बोला पेट्रोल पर एजुकेशन सेस भी लगेगा, तो जो टैक्स की राशि थी 20 रुपये, इस 20 रुपये का 2% और कैलकुलेट किया जाएगा सेस के रूप में। क्लियर हो रहा है? 20 रुपये का 2%, यानी टैक्स पर टैक्स लगा रहे हैं हम, पूरे 120 पर नहीं, टैक्स पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और टैक्स पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो सेस कहलाता है। और इससे जो भी राशि कलेक्ट होगी, एजुकेशन सेस अगर मैंने एग्जांपल लिया है, तो एजुकेशन सेस से जो भी राशि कलेक्ट होगी उसका प्रयोग देश में शिक्षा के विकास के लिए ही किया जा सकता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन, अन्य किसी मद पर, अन्य किसी उद्देश्य के लिए इस धनराशि को खर्च नहीं किया जा सकता। सेस उसी जगह खर्च किया जा सकता है जिस उद्देश्य से उसे अधिरोपित किया गया था, अन्य कहीं वो खर्च नहीं होगा, चाहे फिर वो पैसा पड़ा ही क्यों ना रहे। इसकी आलोचना भी यही कही जाती है कि अब तक भारत में विभिन्न प्रकार के सेस लगाए गए और सेस से कई फंड भी सरकार के पास इकट्ठा हो गया, लेकिन उसका प्रयोग तार्किक जगह नहीं किया गया, तो ये एक समस्या बन जाती है। दूसरा तरफ है अधिभार। अधिभार टैक्स पर टैक्स है, और अधिभार लगाया जाता है जो अधिक अमीर लोग होते हैं, अधिक अमीर, जिनको हम सुपर रिच कैटेगरी कह देते हैं, उन अधिक अमीर लोगों के पास, चूंकि ये माना गया है कि उनके पास बहुत अधिक धन है, तो सरकार को उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा टैक्स में मैक्सिमम टैक्स रेट भारत में 30% है डायरेक्ट टैक्स में। अब 30 की बजाय अगर उनसे 40 वसूलेंगे या 50 वसूलेंगे, तो फिर आपको पता है लाफर कर्व, जो ये हमने पढ़ा हुआ है, लाफर कर्व कहता है कि टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ाओगे सरकार का राजस्व संग्रह कम होता जाएगा, क्योंकि कर अपवंचन के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर? इसके लिए सरकार को, ये बात तो सरकार सब सहमत हैं इस बात पर, अर्थशास्त्री भी और सरकार भी, कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक कमा रहा है तो उससे ज़्यादा टैक्स वसूलना न्याय संगत है। लेकिन ज़्यादा टैक्स वसूलने का तरीका क्या हो जाता है कि जितना उस व्यक्ति से टैक्स लिया जा रहा है, उसी टैक्स पर कुछ और टैक्स ले लिया जाए, और टैक्स पर जब टैक्स लगाएंगे तो उसे हम अधिभार कहेंगे। अगर इसका संधि विच्छेद कर दे तो अधिक भार, चूंकि वो व्यक्ति बहुत अमीर है इसलिए उस पर अधिक भार डाला जा रहा है, उसी अधिक भार को सरचार्ज कहा जाता है। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल, किसी व्यक्ति की इनकम मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए वार्षिक है, सरकार ने उसे कहा कि आप 30% टैक्स दो, तो जो 30% टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद जो राशि बनेगी, मान लेते हैं x रुपए, उस x अमाउंट पर उस व्यक्ति से अगर 10% सरचार्ज ले लिया गया, तो 10% पूरे 10 करोड़ का ना निकाल करके उस टैक्स वाली राशि पर 10% कैलकुलेट किया जाएगा। तो पूरा वो 40 नहीं हुआ, 30 और 10 40 नहीं हो गया। अगर आप मैथमेटिक्स समझ रहे होंगे तो 33% टैक्स लगा फाइनली उस पर। पहले हमने 30% टैक्स लगाया, फिर टैक्स के अमाउंट पर 10% और लगाया, तो यानी उस पर 33% टैक्स इफेक्टिवली लग पाया। तो सरचार्ज लगाने का उद्देश्य होता है अधिक अमीर लोगों से सरकार और अधिक राजस्व वसूल सके, और इसका उद्देश्य है आर्थिक असमानता को कम करना है। मैंने आपको टैक्स लगाने के उद्देश्य शुरुआत में पढ़ा दिए हैं कि आय का पुनर्वितरण करके आर्थिक असमानता को कम करना। यहाँ भी कुछ वैसा ही उद्देश्य बन रहा है। सरचार्ज के द्वारा सरकार आय का पुनर्वितरण करके आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है, जबकि दूसरी ओर सेस, इसका एक विशेष उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाएगा उसी धनराशि, उसी मद पर इस धनराशि को खर्च किया जाएगा। हमने जीएसटी की क्लास में पढ़ा था कि जीएसटी क्षतिपूर्ति भी देता है केंद्र सरकार राज्यों को, उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लिया जाता है। जीएसटी कंपनसेशन सेस, क्षतिपूर्ति उपकर, और उस क्षतिपूर्ति उपकर के द्वारा जो राशि कलेक्ट होती है उसका प्रयोग राज्यों की राजस्व हानि को पूरा करने में किया जाता है। क्लियर हो रहा है? यानी सरकार ने अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दिया है। सुनने में हमें लग रहा था कि केंद्र सरकार, तो अच्छी बात है भाई, केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति भी देगी राज्यों को, लेकिन केंद्र सरकार जो राज्यों को क्षतिपूर्ति देगी वो अपनी पॉकेट से ना दे करके उसके लिए केंद्र सरकार नागरिकों से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर ले रही है, और वो उपकर फिर राज्यों को राजस्व हानि के रूप में उनकी भरपाई की जा रही है। तो अल्टीमेटली वो पैसा नागरिकों की या करदाताओं की पॉकेट से ही जा रहा है। तो सेस और सरचार्ज में अंतर समझ आ गया होगा। दोनों में एक समानता भी है कि दोनों
वित्त आयोग के डिविजिबल पूल में नहीं होते, इनका विभाजन नहीं किया जाता है, इनका विभाजन नहीं होता है। वित्त आयोग जो कर का विभाजन करता है या संसाधनों का बंटवारा करता है केंद्र और राज्यों के मध्य, वो सेस और सरचार्ज का बंटवारा नहीं करता है। जो राज्य या केंद्र सेस और सरचार्ज जितना ले रहा है वो उसका खुद का हुआ, उसका बंटवारा नहीं होगा। ऐसी लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो सेस और सरचार्ज डिविजिबल पूल, अगर इंग्लिश में वर्ड बोला जाए, हिंदी में बोलें तो विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते। नेक्स्ट शब्दावली पर बात करें, एक शब्द है टैक्स एक्सपेंडिचर, हिंदी में नाम है इसका कर व्यय, टैक्स एक्सपेंडिचर। हमने पढ़ा था कि बजट एक प्रस्ताव है। किसका प्रस्ताव? अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का प्रस्ताव। तो प्रत्येक वर्ष जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं तो अनुमान लगाते होंगे कितनी प्राप्तियां होने के चांस हैं या कितना खर्च हो सकता है। तो उसमें ये भी अनुमान लगाया जाता है कि कितना टैक्स कलेक्ट होगा। तो मान लेते हैं कि अनुमान लगाया गया संभावित कर राजस्व, मैं उसको नाम दे देता हूँ संभावित कर राजस्व, कुछ भी नंबर होगा, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि 100 रुपये संभावित कर राजस्व। सरकार ने अनुमान लगाया कि कितना टैक्स हमें लगभग मिल जाएगा। और ये आपको पता है कि प्रत्यक्ष कर का तो अनुमान लगाना सरल है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अनुमान लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कर आधार विस्तृत है और वो कर आधार एक्चुअल में कितना रहेगा वो भी कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। फिर भी संभावित कर राजस्व 100 रुपये मान लिया। तो जब संभावित कर राजस्व 100 रुपये है तो क्या वास्तविक भी कर राजस्व 100 रुपये ही होगा, यानी वास्तव में भी सरकार इतना ही कलेक्ट करेगी या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है? तो हो सकता है। कभी कभी सरकार वर्ष के बीच में ही कर संबंधी छूट की घोषणाएं कर देती है। जैसे आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है कि ITR फाइल करते समय हम लोग 1.5 लाख रुपए तक की कर से छूट प्राप्त कर सकते हैं। उसी छूट को और आगे बढ़ाया भी जा सकता है, कंपनियों को भी छूट ज़्यादा दी जा सकती है। यदि सरकार ऐसी कोई घोषणा कर दे, ऐसी कोई स्कीम शुरू कर दे, तो उससे वास्तविक कर राजस्व कम हो जाएगा। जितना वास्तविक कर राजस्व आना चाहिए उतना ना आकर के वो थोड़ा कम रह जाएगा, मैंने माना 90 रुपये रह जाएगा। तो दोनों के मध्य जो अंतर उत्पन्न हो रहा है 10 रुपये का, इसी को बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। कर राजस्व क्या है? संभावित कर राजस्व और वास्तविक कर राजस्व के मध्य का अंतर है। कर राजस्व यदि बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सरकार की विभिन्न छूट या स्कीम के द्वारा, विभिन्न योजनाओं के द्वारा सरकार को कर संग्रह कम हुआ है। जितना कर संग्रह मिलना चाहिए था वो उतना टैक्स कलेक्शन हो नहीं पाया। तो कर राजस्व का या कर व्यय का बढ़ना, ये भी तो मतलब निकलता है कि ना कर संग्रह कम होने लगेगा। चेक करें, अगर कोई आपसे कहे कि इस बार टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, तो इसका मतलब हुआ कि टैक्स कलेक्शन घट गया था। बट टैक्स कलेक्शन जितना घटेगा तभी तो टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ये यूपीएससी ने एक बार मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर में मेंस में भी आया हुआ, प्रीलिम्स में भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है। ऐसा ही एक और शब्द है, उसे हम बोलते हैं कर आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म, कर आतंकवाद। आप लोगों ने आतंकवाद के बारे में बहुत सुना पढ़ा होगा, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं व्याख्या करूँगा, लेकिन हाँ इतना, आतंकवाद मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो आतंक फैलाना या लोगों को डराने पर बिलीव करता है। उसका कोई उद्देश्य नहीं होता कोई राजगद्दी प्राप्त करना या पॉलिटिक्स में अपने आप को आगे लाना, ये उद्देश्य नहीं होता आतंकवादियों का। उनका कोई ऐसा लूटपाट वाला उद्देश्य नहीं, आतंक फैलाना उद्देश्य है। यहाँ पर आतंक फैलाया जा रहा है लेकिन टैक्स के आधार पर। जब टैक्स संबंधी कोई कर्मचारी या टैक्स इंस्पेक्टर बोल देते हैं हम उसको, टैक्स के नियमों का प्रयोग करके करदाता को डराने का प्रयास करे, उसको भयभीत करने का प्रयास करे, आतंक फैलाने का प्रयास करे, तो इस नीति को कर आतंकवाद की नीति कहते हैं। कोई आपसे कहे कि आप टैक्स पे नहीं करते हो, आपने टैक्स की इतनी चोरी करी है, या तो मुझे 2 लाख रुपए रिश्वत दे दो, नहीं तो फिर मैं आपके ऊपर ये वगैरह वगैरह केस चला दूंगा। 4-5 उन्होंने धाराओं के नाम बता दिए। तो आपको जो डराने का प्रयास किया जा रहा है ये कर आतंकवाद की नीति है।
इससे क्या होगा, हो सकता है या तो आप उसकी बात मान लोगे या फिर आप केस लड़ेंगे, लेकिन भविष्य में भी फिर आपका टैक्स पे करने पर विश्वास कम हो जाएगा। आप आगे 10 लोगों को बताओगे कि टैक्स पे करने से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली तो फिर ये सब करना ही पड़ता है। यानी कर आतंकवाद की नीति करदाता को हतोत्साहित करती है। अगर करदाता हतोत्साहित होगा तो फिर मैं दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकता हूं कि कर आधार कम होने लगेगा। ठीक है, और यदि कर आधार घट रहा है तो सरकार का कर राजस्व घटने लगता है। कर आतंकवाद की नीति इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देती है। कर आतंकवाद की नीति पारदर्शिता में कमी को दर्शाती है। कर आतंकवाद की नीति सरकार के कर जीडीपी अनुपात में कमी का एक बड़ा कारण बनती है, और कर जीडीपी अनुपात कम होगा तो फिर डेट जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसीलिए कर आतंकवाद की नीति को हतोत्साहित किया जाता है, इसकी पूरी तरह से आलोचना की जाती है। यदि कोई अधिकारी या प्रशासनिक कर्मचारी, प्रशासन में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी कर के नियम का प्रयोग करके डराने का प्रयास करे तो वो पूर्णतः आलोचना योग्य है। इसीलिए सरकार समय समय पर इसकी पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास करती है। और आपने सुना होगा कि अब वर्तमान में जो सरकार की नीतियां चल रही हैं उसमें एक सुधार आया है, विवाद से विश्वास की ओर। विवाद से विश्वास, ये योजना आपने सुनी होगी। इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के विवादों को समाप्त किया जाए, करदाता और कर प्रशासन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य विश्वास उत्पन्न हो, ताकि करदाता कर अदा करने में रुचि ले और कर प्रशासन से संबंधित अधिकारी उस पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न ना करें। तो ऐसी सरकार ने स्कीम भी चलाई है ताकि कर संग्रह बढ़े। करदाता अगर ज़्यादा रुचि लेंगे तो कर आधार बढ़ जाएगा, फिर कर संग्रह बढ़ने लगेगा। तो आप मेरे ख्याल से कर आतंकवाद वर्ड को समझ गए होंगे। अब हमें ये शब्दावलियाँ अगर हम समझ गए हैं, क्योंकि मैं उनका यूज़ करने वाला था, ये शब्दावली अगर हम जान गए हैं, हमने अब तक जो जो शब्दावली पढ़ी अगर हम उनके नाम देखें, ये नाम हमने अभी अभी पढ़े थे, सेस, सरचार्ज, टैक्स जीडीपी रेशियो, डेट जीडीपी रेशियो, आतंकवाद, करवे। एक इसको और सुन लेते हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज। टैक्स हेवन कंट्रीज का मतलब होता है ऐसे देश या ऐसे स्थान जहाँ पर या तो कर की दर बहुत ही कम होती है, नगण्य, या कर शून्य होता है, कर की दर ही शून्य होती है। ऐसे देशों को, ऐसे स्थानों को टैक्स हेवन कंट्री या टैक्स हेवन प्लेसेस कहा जाता है। यानी टैक्स नहीं लिया जा रहा है करदाता से, कर की दर बिल्कुल शून्य या बहुत कम रखी गई है। तो आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आएगा, सर अगर टैक्स ही नहीं लेंगे तो वहाँ की सरकार को या वहाँ जो भी अधिकारी है या वहाँ का जैसा भी वहाँ की प्रणाली है उनको फिर राजस्व कैसे मिलेगा? जब टैक्स नहीं लेते हैं तो वहाँ पर लोग ज़्यादा अपना धन जमा करते हैं वहाँ के बैंकों में, और लोग अगर बैंकों में धन जमा करेंगे तो वहाँ की सरकार बैंकों की सहायता से उस पैसे का यूज़ करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, लोगों को रोज़गार देने में। एक तरफ देश का विकास भी हो रहा है। सरकार टैक्स के माध्यम से धन कलेक्ट नहीं करती है, सरकार उस धन का प्रयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर देती है और उससे जो अमाउंट वापस आता है वो उन लोगों को वापस दे दिया जाता है ना, साइकिल में चलता है। वो टैक्स भी नहीं लिया, उनका मनी यूज़ भी कर लिया। तो इस तरीके से टैक्स हेवन कंट्रीज लोगों को प्रमोट करते हैं, हवाला के थ्रू ये धन उन देशों में भेजा जाता है। जैसे आप लोगों ने कुछ देशों का नाम सुना होगा, मॉरिशस, स्विट्ज़रलैंड, ये वो देश हैं जहाँ पर टैक्स हेवन कंट्रीज़ कहा जाता है, लिंचेस्टाइन, ऐसे कुछ आइलैंड भी हैं। तो टैक्स हेवन कंट्री टैक्स ना दें या टैक्स की दर बहुत कम हो, इसको प्रमोट करते हैं। यद्यपि ये आर्थिक रूप से सही नहीं माना जाता क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। तो हमने अभी कुछ शब्दावलियों को जाना, अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर सुधार के बारे में। देखिए, प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित कई समितियां बन चुकी हैं। हम लोग एक बार ऐसा देख भी चुके हैं कि कौन कौन सी समिति प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। हमें प्रत्यक्ष कर सुधार में सबसे एक तो ये समझना सबसे पहले कि आवश्यकता क्यों है, उसको देखेंगे। फिर कुछ समितियां थी, यहाँ पर नाम आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें इनके नाम भी बताए गए थे। ये देखें, चले ये समिति अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, जिसके बाद जीएसटी बना। एक 2012 में केलकर समिति फिर बनी, फिर पार्थ सारथी सोम समिति, उसके बाद ऐसे ही एक कमेटी ईश्वर कमेटी बनी थी, और फिर अखिलेश रंजन कमेटी जो कि प्रत्यक्ष कर संहिता से संबंधित है।
सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर में दिक्कत क्या है। जैसे अप्रत्यक्ष करों में क्या समस्या थी, मैंने आपको बताया था कास्केडिंग इफेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष करों में दिक्कत थी कि मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल टैक्स रेट, वो समस्या थी। मुद्रास्फीति बढ़ जाती थी, निवेशक हतोत्साहित होता था। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स में दिक्कत है, और वो ये कि डायरेक्ट टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स का लॉ है, जिसका मुख्य जो कानून है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस आयकर अधिनियम 1961 में समय समय पर विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए, और उन संशोधनों के कारण ये अधिनियम इतना ज़्यादा जटिल हो गया है कि इसको कर अधिकारियों को समझना, सीए को समझना मुश्किल हो जाता है, तो हम आम आदमी की तो बस की बात है भी नहीं। इतना ज़्यादा जटिल हो गया है। प्रत्येक वर्ष इसमें संशोधन होता है, कुछ ना कुछ नई धारा जोड़ दी जाती है, कोई नया प्रावधान आ जाता है। बहुत जटिल हो चुका है। उस जटिल प्रणाली का या जटिल अधिनियम का करदाता कर अपवंचन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, और कर अपवंचन होगा तो फिर सरकार का कर संग्रह कम होने लगता है। इसके लिए समय समय पर जो समितियां बनी, पहली जो समिति जो हम बात कर रहे थे कि केलकर समिति बनी, केलकर समिति ने कहा कि सरकार को राजकोषीय समेकन पर बल देना चाहिए। राजकोषीय समेकन, इंग्लिश में फिस्कल कंसोलिडेशन। अब राजकोषीय समेकन क्या है, हम पढ़ चुके हैं। यदि हम राजकोषीय समेकन पर बल देंगे तो सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था कम करनी पड़ेगी। इस समिति ने बोला कि सरकार को पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए ताकि कर संग्रह बढ़ सके। इस समिति का कहना था कि 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए ताकि जीएसटी आसानी से लागू किया जा सके, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जैसे कुछ टैक्सेस को जीएसटी में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये समिति जब बनी थी उस समय जीएसटी भारत में लागू नहीं हुआ था। फिर इसके बाद जब पार्थ सारथी सोम कमेटी आई, इस कमेटी का कहना था कि देश में कर आधार को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, और कर आधार को बढ़ाना है तो हमें पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। पैन का दायरा और आगे बढ़ाना चाहिए। पैन का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाए ताकि हम उस व्यक्ति की पहचान सही कर सकें। जैसे आप जब आईटीआर भरेंगे तो पैन नंबर देना होता है, और बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेंगे तो पैन नंबर देना होता है। लेकिन अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे हैं उसमें भी अगर आपसे पैन नंबर ले लिया जाए, आप कोई होटल बुक करा रहे हैं उसमें भी अगर आपसे पैन नंबर ले लिया जाए, आप बाज़ार से कुछ बड़ा इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, वहाँ भी पैन नंबर ले लिया जाए, इससे क्या होगा कि आपकी इनकम एक्चुअल में कितनी है और आप आईटीआर में जो बताते हैं उनको मैच करना आसान हो जाएगा। और अगर मिसमैच हुआ इसका मतलब है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे थे। मेरी बात समझे? आईटीआर में आपने शो किया कि मैं तो 6 लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन आपने जा कर के 2 एसी खरीद लिए और कैश पेमेंट कर दिया, तो वहाँ आपसे फॉर्म भरवा लिया या कुछ ऐसी जानकारी ले ली कि पैन नंबर दे दीजिए। गोल्ड खरीदा तो पैन नंबर दे दीजिए। तो जब जब आपने पैन नंबर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रही कि आप कितनी खरीदारी कर रहे हैं। आईटीआर कम अमाउंट का बताया लेकिन खरीदारी उससे डबल ट्रिपल हो रही है, तो इसका मतलब आपने कुछ इनकम छुपाई है सरकार से। तो ऐसे कर के अपवंचन को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इस कमेटी का कहना था पैन का दायरा बढ़ाना चाहिए। इस कमेटी ने एक इम्पॉर्टेंट सुझाव दिया था, वो था व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। व्यवहार के अंदर अर्थशास्त्र को इन्वॉल्व करो। कैसे करें? जब कोई व्यक्ति कर अदा करता है और कर का प्रयोग अगर गलत जगह होने लगे या कोई घपला घोटाला हो जाए, न्यूज़ में आ जाए, तो वो व्यक्ति कहता है फालतू में हम टैक्स देते हैं, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो वो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाएगा, वो करदाता कर अदा करना नहीं चाहेगा। उसकी बजाय अगर हम उस व्यक्ति को जिसने कर अदा किया, ईमानदारी से टैक्स पे किया, उसे हम प्रमोट करें, उसे सम्मानित करें। इसके बारे में इकोनॉमिक्स जो कहती है, या कहें कि आर्थिक समीक्षा में भी इसके बारे में लिखा हुआ था। आर्थिक समीक्षा में इसमें पूरा चैप्टर दिया हुआ था, 2 साल पहले चैप्टर आया था कि अगर किसी व्यक्ति को रिवॉर्ड देते हो, सम्मान देते हो, तो वो व्यक्ति फिर और अधिक रुचि लेता है उस कार्य को करने में। ऐसा व्यक्ति का व्यवहार कहता है, मानव व्यवहार ऐसा है। और उस मानव व्यवहार में इकोनॉमिक्स लगा दी जाए, यानी अगर किसी ने समय पर टैक्स पे किया, पूरे वर्ष टैक्स पे किया है, तो उसको एक प्रशस्ति पत्र दे दिया जाए कि आप एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप समय पर टैक्स अदा करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के नाम से रोड बनवा देते हैं, स्मारक बनवा देते हैं, तो व्यक्ति ना केवल उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है बल्कि उसके आसपास उसका परिवार, उसका गांव, वो सब सम्मानित महसूस करते हैं।
इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति टैक्स अदा समय पर कर रहा है, पूर्णतः जितना टैक्स पे करना चाहिए उतना पे कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। ये व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र में कहा गया। उस व्यक्ति को सम्मान देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई उसको प्रशस्ति पत्र दे दिया जाए, उसके नाम से कोई स्मारक, कोई चौक का नाम, कोई रोड का नाम। ये डिपेंड करता है कि सरकार उसे किस प्रकार से सम्मान देना चाहती। अगर ऐसा किया जाए तो वो और प्लस उसके आसपास के सभी व्यक्ति सम्माननीय महसूस करेंगे। वो भी चाहेंगे कि हम भी टैक्स समय पर अदा करें ताकि हम भी देश की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान दे सकें। तो इसलिए पारसारथी समिति की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई थी। इन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात करी थी। इसके बाद आती है ईश्वर कमेटी। ईश्वर कमेटी का कहना था कि सरकार को ये देखना चाहिए कि टैक्स रिफंड, हमने एक शब्द पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान हो तो, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इनकम जब मिलती है हमें, सैलरी हमारी आती है, तो उस सैलरी में से ही कुछ टैक्स काट दिया जाता है जिसे टीडीएस कहते हैं। और अगर वो हमारी आय की गणना के हिसाब से ज़्यादा टैक्स ले लिया गया है तो बाद में हम आईटीआर के माध्यम से टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हमसे टैक्स लेना था सरकार को 2 लाख रुपए, लेकिन टीडीएस के माध्यम से सरकार ने हमसे 2.5 लाख रुपए टैक्स ले लिया। तो वर्ष खत्म होने के बाद जब असेसमेंट ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें हम क्लेम करते हैं कि हमें टैक्स रिफंड मिलना चाहिए 50,000 रुपये, क्योंकि लायबिलिटी हमारी 2 लाख बनती थी, सरकार ने हमसे 2.5 लाख ले लिया। परंतु व्यवहारिक रूप से देखा गया कि टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में वर्षों लग जाते थे, 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं। अब आप बताइए कि टैक्स रिफंड में अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो करदाता कर अदा करने में रुचि नहीं लेगा। वो कहेगा हमसे टैक्स ले लेते हैं, खुद वापस करने में 3-3 साल लगा देते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम टैक्स ही नहीं देते, हम कर की चोरी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए ईश्वर कमेटी ने सुझाव दिया कि यदि टैक्स रिफंड में देरी होती है तो करदाता को टैक्स रिफंड प्लस उसका ब्याज भी मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिश है ये। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए और उसमें देरी करने का जो अधिकार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उस धारा को ही समाप्त कर देना चाहिए कि वो डिले कर ही नहीं सकते। इसका फ़ायदा मिलेगा करदाता को, अगर उसका रिफंड समय पर मिल जाए तो मोटिवेट होगा और भी कई लोगों को मोटिवेट करेगा कि नहीं, हमें टैक्स रिफंड टाइम पर मिल जाता है। यानी ये पारदर्शिता को बढ़ाने की बात कर रही है, जवाबदेहता, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। जितनी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी टैक्स डिपार्टमेंट की, उतना टैक्स पेयर या करदाता अपने आप को सहज महसूस करता है, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है कि उसका पैसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। ईश्वर कमेटी का कहना था टीडीएस की दर को भी घटा देना चाहिए। टैक्स टीडीएस की जो रेट है सामान्यतः 10% है, उसको घटा देना चाहिए। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में देरी वाला जो अधिकार है उसकी धारा ही हटा देनी चाहिए आईटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो इस प्रकार करदाता को मोटिवेट करना चाहिए। ईश्वर कमेटी ने यह भी रिपोर्ट में कहा कि मुकदमेबाजी, टैक्स से संबंधित अगर कोई मुकदमेबाजी होती है तो उसको हतोत्साहित किया जाए, बजाय कि किसी प्रकार के विवाद और कोर्ट में मुकदमा ले जाने के उस विवाद को वहीं सेटलमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मुकदमेबाजी से आयकर विभाग का बहुत सारे संसाधन इसमें वेस्ट हो जाते हैं। इससे करदाता को बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती है, लेकिन आयकर विभाग प्लस जो सरकार के और भी कहें कि संसाधन हैं वो उसमें बिजी हो जाएंगे और वेस्ट होने लगते हैं, उससे कोई खास लाभ होता नहीं है। अब किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये का टैक्स नहीं पे किया, आप उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे तो मुकदमा चलाने में 10,000 नहीं 1-2 लाख ना जाने कितना खर्च हो जाएगा, और लास्ट में कोर्ट डिसीजन क्या देगा कि 10,000 रुपये दीजिए प्लस 9% ब्याज। तो मतलब सरकार को अल्टीमेटली बहुत सारा नुकसान ही हुआ। इसीलिए ईश्वर कमेटी ने कहा कि मुकदमेबाजी से बचना चाहिए और व्यापार सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके, इस प्रकार टैक्स नियमों को अपनाना चाहिए ताकि निवेशक निवेश कर सके। क्लियर हुआ? तो ये तो थी 2-3 कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं डीटीसी या प्रत्यक्ष कर संहिता के बारे में। प्रत्यक्ष कर संहिता, डायरेक्ट टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड। मैंने आपको शुरू में कहा कि डायरेक्ट टैक्स में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, डायरेक्ट टैक्स में विभिन्न संशोधन जो हुए अधिनियम में, उनके कारण जब ये जटिल हो गया
तो आज के समय में अभी किसी आर्टिकल को इसमें पढ़ना हो, डायरेक्ट टैक्स का लॉ है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें अगर किसी आर्टिकल को पढ़ना हो तो उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। आर्टिकल 8 में लिखा है कि जहाँ ये अप्लाई होगा वहाँ आर्टिकल 18 अप्लाई नहीं होगा, जहाँ 18 अप्लाई होगा वहाँ सेक्शन 22 अप्लाई नहीं होगा। इस प्रकार की भाषा वहाँ लिखी हुई है। इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा और संशोधन की वजह से वो जटिल हो गया। तो क्यों ना इसकी एक संहिता बना दी जाए। हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पढ़ा था और मैंने आपको संहिता का मतलब बताया था कि संहिता का मतलब है क्लियर, ट्रांसपेरेंट, एक ही स्थान पर किसी मुद्दे से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को सरल तरीके से लिख दिया जाए तो संहिता बन जाती है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेटेड विभिन्न प्रावधानों को अगर एक स्थान पर सरलीकृत रूप में लिख दिया जाए तो वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बन गया। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी लॉ हैं, उन सब को सरल भाषा में एक स्थान पर सीधा सीधा लिख दिया जाए तो हम कहेंगे वो डायरेक्ट टैक्स कोड बन गया। इसका फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट टैक्स का जो नियम है वो सरल हो जाएंगे, पारदर्शी हो जाएंगे, जवाबदेह हो जाएंगे और पारदर्शी, सरल, जवाबदेह नियमों से कर अपवंचन की संभावना कम हो जाती है। ना केवल कर अपवंचन की संभावना बल्कि कर आतंकवाद को भी हतोत्साहित किया जा सकता है, कर आधार बढ़ने लग जाएगा। तो इसीलिए प्रत्यक्ष कर संहिता प्रस्तावित है। यद्यपि अभी प्रत्यक्ष कर संहिता बनी नहीं है, ये प्रस्ताव है, ध्यान रखेंगे, अभी ये बन नहीं पाई है। हाल ही में इस संदर्भ में अखिलेश रंजन कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है। अखिलेश रंजन कमेटी ने लाभांश वितरण कर और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर को लगभग समाप्त करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जब प्रत्यक्ष कर संहिता तो डायरेक्ट अभी नहीं बनानी चाहिए या इसमें बनने में समय लग सकता है, तब तक हम लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दें, उसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे ही MAT वो भी करदाता को हतोत्साहित करता है। उसके अलावा व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट टैक्स, पूंजी लाभ कर, इनकी दरों को कम करना चाहिए। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर दर को कम कर रहे हैं इसका मतलब लाफर वक्र क्या कहता है कि अगर टैक्स रेट को कम करिएगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है क्योंकि कर आधार बढ़ेगा। अखिलेश रंजन कमेटी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने की सलाह दी। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम कर अनुपालन की लागत को कम कर सकते हैं और कर प्रशासन को जवाबदेह और पारदर्शी बना सकते हैं। और यही रीज़न है कि अगर आपने सुना हो न्यूज़ में, अभी एक सरकार ने प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट ने कि डायरेक्ट टैक्स का जो टैक्स रिफंड मिलता है, TDS वगैरह जो कटा फिर रिफंड मिलेगा, कुछ समय बाद टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो रिफंड 24 घंटे में हमें वापस मिल जाएगा। अभी आज की डेट में रिफंड लगभग 6 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। पहले 3-3, 4-4 साल लग जाते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम उसे 24 घंटे में सारी जाँच कर लेंगे कि करदाता ने सारी जानकारी सही दी है या नहीं, और उसके बाद 24 घंटे में उसको टैक्स का जो रिफंड है, जो भी उसका बनता है, वो वापस मिल जाएगा। तो अखिलेश रंजन कमेटी ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कर प्रशासन को न केवल पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की बात कही है, बल्कि करदाता का कर प्रशासन में विश्वास बढ़ाने के प्रति इन्होंने सलाह दी है। तो AI यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एथिक्स का पेपर जब मेंस में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग आजकल कहाँ कहाँ हो रहा है। उसके अलावा इस समिति का कहना है कि कर अनुपालन की लागत को धीरे धीरे कम करने पर प्रयास करना चाहिए। जो करदाता है उसकी कर अनुपालन की लागत घटे, वो किस तरीके से घट सकती है, सरकार को संदर्भ में उपाय देखने चाहिए और विभिन्न प्रकार के मुकदमों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि ईश्वर कमेटी ने भी कहा था। तो अखिलेश रंजन कमेटी की रिपोर्ट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हालांकि अभी लागू नहीं हो पाई है कमेटी की रिपोर्ट। तो आप ध्यान देंगे, इन कमेटियों की रिपोर्ट आपको PDF नोट्स में दी गई है। प्रीलिम्स में कमेटियों की रिपोर्ट डायरेक्ट तो नहीं पूछी जाती, लेकिन कोई एक आध इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है तो वो कभी कभी आ जाता है। अन्यथा मेंस के दृष्टिकोण से ये सारी रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। अब तक हम लोग बजट के बारे में बहुत कुछ पढ़ सके हैं, लेकिन हमने अभी बजटिंग की प्रक्रिया नहीं समझी है। प्रक्रिया के अंदर बजटिंग के सिद्धांत से संबंधित है वो। बजटिंग क्या होता है, बजटिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन बजटिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आज हम उस क्लास को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजटिंग है क्या चीज़। शब्द जब बोला जाता है बजटिंग,
अब तक देखिए आप लोग बजट तो पढ़ ही चुके हैं और मैंने आपको एक शब्द बार बार बताया कि बजट किससे संबंधित होता है, प्राप्ति और व्यय से। जब भी हम शब्द बोल रहे हैं बजटिंग, तो बजटिंग का मतलब है बजट बनाने के सिद्धांत, बजट निर्माण के या बजट बनाने के सिद्धांतों से संबंधित है बजटिंग की प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में बोलें तो बजटिंग वह प्रक्रिया है या वह सिद्धांतों का संग्रह है जिनके आधार पर बजट का निर्माण किया जाता है। देखिए बजट बनाते समय ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कि प्राप्तियाँ कितनी हो रही हैं, व्यय कितने हो रहे हैं, प्राप्तियाँ अधिक हैं या व्यय अधिक है, अगर व्यय अधिक है तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, अर्थात हमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रख के बजट बनाना चाहिए। तो जब हम बजट बनाते हैं, जिन मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग करके हम बजट बना रहे हैं उनके संग्रह को हम बजटिंग कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बजटिंग बजट बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है, उन सिद्धांतों से संबंधित है। अब बजट बनाने की प्रक्रिया या बजटिंग कई प्रकार की हो सकती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बजटिंग के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय को व्यवस्थित किया जाता है ताकि प्राप्तियों और व्यय में संतुलन बन सके, यानी घाटा कम से कम हो सके, इसके लिए प्राप्ति और व्यय को व्यवस्थित किया जा रहा है। अब बजटिंग की कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं या बजटिंग की कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, तो उनके नाम हम पहले देख लेते हैं। एक एक करके नाम भी समझेंगे और फिर उनकी डिटेल भी। एक नाम होता है लाइन आइटम बजटिंग, लाइन आइटम बजटिंग। एक एक करके नाम समझेंगे हम लोग, मैं नाम भी बताता जाऊंगा और उनकी डिटेल भी। देखिए लाइन आइटम बजटिंग के अंतर्गत जब हम बजट बनाएंगे, बजट किससे संबंधित था, प्राप्ति और व्यय से। प्राप्तियाँ आपको पता है सीमित होती हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, और व्यय कई हिस्सों पर व्यय किया जाता है। आप इसको अपने परिवार के बजट से संबंधित समझिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके परिवार में खर्च कई मदों पर होंगे, जैसे शिक्षा पर खर्च कितना है परिवार में, स्कूल बच्चों की एजुकेशन पर, हेल्थ पर कितना खर्च होना है, फिर रेंट वगैरह अगर घर का कोई किराया या इस तरीके से कुछ है तो उस पर कितना खर्च होना है। उसके अलावा कोई किसी प्रकार की किस्त जाती है मंथली तो उस पर कितना खर्च है। ऐसे और भी कुछ खर्च हो सकते हैं जैसे राशन आदि का। तो हमने क्या किया, सभी प्रकार के खर्च को आइटम वाइज लिख लिया लाइन से, सभी खर्च को आइटम वाइज का मतलब एजुकेशन पर खर्च, हेल्थ पर खर्च, रेंट पर, राशन पर, किस्त पर, इन सब को आइटम वाइज लिख लिया और इनके सामने इनका नंबर लिख दिया कि कितना कितना खर्च होगा। तो जब बजट इस तरीके से बनाया जाए तो हम इस प्रक्रिया को कहते हैं लाइन आइटम बजटिंग। सभी आइटम्स को लाइन से लिख लिया गया और उनसे संबंधित खर्च की वहाँ पर जानकारी दे दी गई। इसे क्या नाम दिया गया है, लाइन आइटम बजटिंग। ये बजट की परंपरागत प्रक्रिया है, परंपरागत प्रणाली है, और यही बजटिंग की प्रक्रिया पूरे देश के लिए भी अपनाई जाती थी, अभी भी अपनाई जाती है। आप अगर देखेंगे बजट में, आपको बजट भी दिखाऊंगा पूरा जो वर्तमान बजट आया है, तो उसमें हम देखेंगे लिखा होता है कि शिक्षा पर 20,000 करोड़ खर्च किया जाएगा, स्वास्थ्य पर 25,000 करोड़ खर्च किया जाएगा, यानी सभी आइटम्स पर कितना कितना खर्च होगा, अर्बन डेवलपमेंट पर कितना खर्च होगा, रूरल डेवलपमेंट पर कितना खर्च होगा, सब पर अलग अलग लिख लिया गया और सबको लाइन से अरेंज कर दिया गया। तो हम उस प्रकार प्रणाली को क्या कहेंगे, लाइन आइटम बजटिंग। तो अगर पूछा जाए कि लाइन आइटम बजटिंग क्या है, तो ये प्राप्तियों और व्यय को व्यय के आइटम्स के अनुसार लाइन से उनको व्यवस्थित कर दिया जाता है और उनसे संबंधित राशि को वहाँ पर लिख दिया जाता है कि कितना संसाधन के आवंटन की आवश्यकता होगी। इस प्रणाली को लाइन आइटम बजटिंग कहते हैं। ये बजट की परंपरागत प्रणाली है, कोई नई बात नहीं है। ऐसा हम सबके परिवारों में भी यही तरीका चलता है कि कितना खर्च किस पर होगा। तो बजटिंग के जो नाम हम पढ़ रहे थे, पहला नाम मिला लाइन आइटम बजटिंग, जो कि परंपरागत रहा। दूसरा देखते हैं, दूसरा एक नाम है जेंडर बजटिंग। ये बहुत ही पॉपुलर है, आजकल पॉपुलर थोड़ा ज़्यादा हो गया है और बहुत कुछ इसके नाम से भी समझ में आने लगता है। हिंदी में लिंग आधारित बजट, जेंडर बजटिंग, इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए जब हम शब्द बोल रहे हैं जेंडर बजटिंग, सरकार जब बजट बनाती है तो बजट का एक कुछ हिस्सा या कुछ एक निश्चित हिस्सा एक विशेष वर्ग के लिए, विशेष जेंडर के लिए आवंटित कर दिया जाता है। जब बजट का एक निश्चित हिस्सा किसी जेंडर विशेष के लिए आवंटित कर दिया जाए तो उस प्रकार की बजटिंग को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। ध्यान देंगे, मैंने अभी केवल ये नहीं बोला है कि महिलाओं के लिए आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि नाम है जेंडर बजटिंग तो हम उसको जेंडर के नाम से पढ़ेंगे, फिर भारत के संदर्भ में हो सकता है वो महिलाओं के लिए हो। तो जब भी जेंडर बजटिंग की बात आती है, जैसे मैंने माना कि पूरा बजट है 30 लाख करोड़ का,
तो 30 लाख करोड़ में से कुछ हिस्सा, कुछ भी हो सकता है वो उस देश की व्यवस्था के अनुसार, तो एक जेंडर विशेष के लिए आवंटित कर दिए। हम मान लेते हैं 2 लाख करोड़ रुपए किसी जेंडर विशेष के लिए आवंटित कर दिए गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये जेंडर बजटिंग है। क्यों आवंटित किए गए? ताकि उस विशेष जेंडर का विकास किया जा सके, उस जेंडर विशेष की जो कमियां हैं, जो आवश्यकताएं, उनको पूरा किया जा सके, उस जेंडर विशेष को अन्य जेंडर्स के साथ समान अधिकार दिलाए जा सके। तो आप कह सकते हैं कि जेंडर बजटिंग देश में जो लिंग भेद है उसको कम करने में हेल्प करता है। जो सामाजिक असमानता चल रही होती है उसको कम करने के लिए आर्थिक संसाधनों का आवंटन करने की एक प्रक्रिया है जेंडर बजटिंग। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जेंडर बजटिंग का प्रयोग 2005-06 से किया जा रहा है और भारत में इसका प्रयोग महिलाओं के विकास के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में बोलें तो महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग का प्रयोग किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण। अब देखिए, केवल एक शब्द आपको याद नहीं रखना है कि जेंडर बजटिंग केवल महिला सशक्तिकरण के लिए। हाँ, भारत में जरूर उस वर्ग पर एम्फेसिस है, लेकिन अगर आपसे कोई जेंडर बजटिंग के बारे में पूछता है, ये मेंस में भी काम आता रहता है। तो जेंडर बजटिंग में पहले आपको यही बताना है कि किसी विशेष जेंडर के विकास के लिए सरकार द्वारा कुछ निश्चित संसाधनों का आवंटन किया जाता है, जिसके माध्यम से देश में लिंग भेद को कम किया जा सके, सामाजिक असमानता को कम किया जा सके। भारत में जेंडर बजटिंग का प्रयोग मुख्यतः महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में किया गया है, क्योंकि भारत के संविधान में भी ऐसा कहा गया है। संविधान भी बात करता है सामाजिक न्याय, संविधान भी बात करता है समता, सामाजिक न्याय। तो इस सामाजिक न्याय, समता, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महिलाओं के विकास के लिए कुछ निश्चित राशि खर्च होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए भारत में जेंडर बजटिंग को शुरू किया गया। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है, एग्जाम्पल लेते हैं कि सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर जेंडर बजटिंग ना होगा तो सरकार क्या बोलेगी, हम शिक्षा पर 20,000 करोड़ खर्च करेंगे, उसमें से कितना लाभ महिलाओं को मिला इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 2,000 करोड़ महिलाओं पर खर्च हो जाए, हो सकता है वो 500 करोड़ ही रह जाए, कुछ फिक्स नहीं हुआ किस पर कितना खर्च होगा। लेकिन जब हम जेंडर बजटिंग बना देंगे तो सरकार बताएगी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए हम 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और कुल 20,000 करोड़ शिक्षा पर खर्च। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये बात निश्चित हो जाएगी कि महिलाओं के शिक्षा के लिए कम से कम 3,000 करोड़ तो अवश्य ही खर्च होगा, अनिवार्य ही खर्च होगा। तो इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। देश में आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक समानता कम है या असमानता ज़्यादा है उसको हम थोड़ा दूर कर पाएंगे। इसीलिए आर्थिक रूप से उनको सशक्त करना अति आवश्यक है। तो महिलाओं के विकास के लिए, उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, देश में लिंग भेद की समस्या को कम करने के लिए, लिंगानुपात को सुधारने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर बजट के माध्यम से संसाधनों का आवंटन कर दिया जाता है, जिसे हम जेंडर बजटिंग का नाम देते हैं। अब सरकार ये काम करती कैसे? तो घोषणाएं तो बजट में हो जाती हैं और आपने देखी होंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी XYZ योजना, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, उम्मीद है आपने ये नाम जरूर सुना होगा, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो महिलाओं के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, बजट में घोषणाएं हो जाती हैं और कुछ घोषणाएं बाद में भी होती हैं। तो जब मान लीजिए बजट में किसी योजना की घोषणा हुई, मैंने माना सुकन्या समृद्धि योजना, तो सरकार ये भी तो उसी समय बता देती है कि इस योजना पर हम लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो ये जो 1,500 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया जा रहा है, ये जेंडर बजटिंग का एक भाग है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसी जितनी भी महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, सबको अगर हम टोटल कर लें तो टोटल नंबर मान लो 2 लाख करोड़ आया, तो हम कहेंगे भारत सरकार ने जेंडर बजटिंग में 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। ये बात तो आपको समझ आ गई हो कि बजट एक व्यापक शब्द है, जेंडर बजटिंग उसका एक सर्टेन हिस्सा है। तो जेंडर बजटिंग का पर्पज भी क्लियर है मेरे ख्याल से। भारत के संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जेंडर बजटिंग का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करना, देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, सतत विकास को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, ये जेंडर बजटिंग के उद्देश्य हैं। जेंडर बजटिंग के लिए सरकार समय समय पर योजनाएं चलाती रहती है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता इसलिए है कि समाज में स्त्री पुरुष को समान दर्जा मिला नहीं है।
स्त्री पुरुष को समान दर्जा स्थापित करने के लिए जेंडर बजटिंग की आवश्यकता है। या आप कह सकते हैं आर्थिक सामाजिक नीतियों के परिणामों के मध्य अंतर संबंध होना चाहिए, कि जो आर्थिक नीतियां बन रही हैं उनका समाज पर परिणाम भी अनुकूल रूप से होना चाहिए। इसके लिए जेंडर बजटिंग की आवश्यकता है। और बजट निर्माण से लेकर सभी क्रियान्वयन तक महिला सशक्तिकरण के लिए भी जेंडर बजटिंग होना चाहिए। जेंडर बजटिंग के समक्ष चुनौती क्या आएगी कि लिंग संबंधी आंकड़े पर्याप्त नहीं होते हैं, या कहें कि वो उनमें कुछ एरर होती है। पर्याप्त लिंग संबंधी आंकड़े नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? आप जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है इंडिया में, तो आंकड़े एकत्रित करना मुश्किल होता है। बजट निर्माण में संसद की सीमित भूमिका, इसलिए जेंडर बजटिंग के सामने चुनौती है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधनों की कमी तो हमेशा एक चुनौती रहती है ही। फिर भी हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में जेंडर बजटिंग को मजबूत किया गया। धीरे धीरे जेंडर बजटिंग पर जो आवंटन है वो बढ़ाया गया है, और जो कि मुझे लगता है अति आवश्यक भी है। इसी से हम लिंगानुपात को सुधार भी पाएंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे पाएंगे और संविधान के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी। तो जेंडर बजटिंग मेंस के लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में तो काम आ ही सकता है कि जेंडर बजटिंग किससे संबंधित है, बट मेंस में भी काम आता है। सिलेबस में लिखा है बजटिंग मेंस में। आगे बात करते हैं हम लोग। हम बात कर रहे थे बजटिंग के जो प्रकार हैं, उसी में से एक नाम देखते हैं, उसे हम बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस, आप देखें ये क्या चीज़ है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं बजट 2019-20 में सरकार ने आवंटन किया कि हम एक्स सिटी से लेकर के वाई सिटी तक एक हाईवे बनवाएंगे जिस पर हम लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ऐसी घोषणा होगी बजट 2019-20 में। क्लियर? और घोषणा होने के बाद काम भी शुरू हो गया था और लगभग इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके। काम स्लो चल रहा है लेकिन 500 करोड़ खर्च हो गए। जब अगले वर्ष बजट बनाने लगे, बजट 2021 आया, तो पुनः जीरो से मूल्यांकन किया जाएगा। जीरो बेस बजटिंग का कीवर्ड समझिएगा, पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, पुनः विश्लेषण किया जाएगा कि क्या इस हाईवे की वास्तव में आवश्यकता है, इस हाईवे के बनने से अर्थव्यवस्था को, समाज को, नागरिकों को कितना लाभ होने वाला है, इसकी कितनी उपयोगिता रहेगी भविष्य में, इस बात पर पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पिछले साल भी तो मूल्यांकन किया था। बिल्कुल, जो हम जीरो बेस बजटिंग बनाते हैं तो जीरो बेस बजटिंग सरकार को किसी परियोजना का पुनः विश्लेषण करने का अवसर देता है, जीरो से, यानी प्रारंभ से। जीरो से विश्लेषण करेंगे स्टार्टिंग से कि इसकी कितनी उपयोगिता है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इस पर खर्च करने की बजाय हेल्थ पर खर्च करना, नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर रोक दिया जाएगा और इसकी राशि को देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। क्योंकि ये सिद्ध हो जाए, यदि ये सिद्ध हो जाए कि हेल्थ पर खर्च करना अधिक उपयोगी है, तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो जीरो बेस बजटिंग सरकार को अपनी प्राथमिकता चुनने का पुनः अवसर देता है। जीरो बेस बजटिंग किसी परियोजना पर खर्च की जाने वाली राशि, किसी परियोजना के पुनः मूल्यांकन, पुनः विश्लेषण का अवसर देता है। और जीरो बेस यानी जीरो को आधार मानकर स्टार्टिंग से हम उसका पुनः मूल्यांकन करते हैं, फिर बजट बनाने का काम शुरू करते हैं। इससे एक फ़ायदा क्या होता है? अब आप सोचेंगे सर अगर इस पर बंद कर देंगे और इसको हेल्थ पर खर्च करेंगे तो ये 500 करोड़ भी तो वेस्ट हो गए। वेस्ट नहीं हुए। इसको दूसरे तरीके से लीजिए। एक तो हमने अपनी प्राथमिकता निर्धारित की कि वर्तमान में ज़रूरत इसकी ज़्यादा है बजाय उसके। दूसरा, हमने 9,500 करोड़ रुपए को खर्च होने से बचा लिया और जो 500 करोड़ लगे हैं इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन किया गया। फ्यूचर में इस पर काम किया जाएगा। आपने अपने आसपास देखे होंगे कैसे ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं जो शुरू हुए थे लेकिन पूरे नहीं हुए। रोड का काम या कोई रेलवे लाइन या कोई एयरपोर्ट, ऐसे हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसे कई प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे जो शुरू तो हो रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि जीरो बेस बजटिंग में सिद्ध होता है कि उनकी अभी आवश्यकता नहीं है, उनको रोक दिया जाए और उस धनराशि का आवंटन किसी और क्षेत्र में किया जाए। तो जीरो बेस बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है क्योंकि ये प्राथमिकता निर्धारण करने का अवसर देता है। और यदि प्राथमिकताओं में ये सिद्ध हो जाए कि इस प्रोजेक्ट की बजाय किसी और क्षेत्र में
धनराशि का आवंटन करना ज़्यादा बेहतर है तो फिर वही किया जाएगा। जीरो बेस बजटिंग के माध्यम से हम तार्किक निर्णय ले पाते हैं और पुनः सोचने का अवसर मिल पाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो बजटिंग की प्रक्रिया उसको देखें, उसका नाम बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग, हिंदी में नाम आएगा निष्पादन बजटिंग। और इसके साथ साथ एक नाम और जान लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा पढ़ना होगा, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। आउटकम बजटिंग, यह है परफॉर्मेंस बजटिंग, हिंदी में निष्पादन बजटिंग, और इधर है आउटकम बजटिंग या हिंदी में परिणाम बजटिंग। इन दोनों को समझना है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से दोनों को समझेंगे। जब हम शब्द बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग तो हम खर्च की जाने वाली धनराशि का भौतिक परिणामों पर व्याख्या करते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब उसकी भौतिक फिजिकल परफॉर्मेंस क्या रही है। और जब हम शब्द बोलते हैं आउटकम बजटिंग तो हम उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस से ज़्यादा उसकी क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, गुणात्मक परिणाम कैसे रहे। परफॉर्मेंस बजटिंग में सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की भौतिक परिणामों पर चर्चा की जाती है, कैसा भौतिक परिणाम मिलने वाला है। ये बात तो आप सबको याद आ रहा होगा कि बजट प्राप्ति और व्यय से संबंधित है, बिल्कुल। और दूसरी उम्मीद है ये भी याद आ गई होगा कि बजट अनुमान होता है, ठीक है, प्रस्ताव होता है जो संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर संसद पारित करेगी तभी वो अंतिम रूप ले पाएगा। तो बजट में जब प्रस्ताव किया जाता है तो उसमें एक शब्द था, आपको ध्यान हो तो, अनुदान की मांग। किसी मंत्रालय ने बोला, मान लेते हैं एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय किया गया, एचआरडी मिनिस्ट्री ने बोला कि हमें 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, ये उनकी अनुदान की मांग है, डिमांड फॉर ग्रांट। तो संसद में उनको व्याख्या करनी पड़ेगी कि 10,000 करोड़ क्यों चाहिए। विपक्षी पार्टी भी है, वो क्वेश्चन करेगी, कटौती प्रस्ताव भी हो सकता है। विपक्षी पार्टी क्या है, हो सकता है कि आपको इतनी आवश्यकता नहीं, और विपक्षी पार्टी चैलेंज करे, संभव है ना। तो 10,000 करोड़ की इन्होंने अनुदान की मांग रखी। इन्होंने बोला हम 10,000 करोड़ रुपए से इंडिया में 500 कॉलेज बनवाएंगे, 2,000 हायर सेकेंडरी के स्कूल बनेंगे, 3,000 प्राइमरी स्कूल बनेंगे, 10 नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। इन्होंने ऐसे कुछ नंबर दे दिए, और ये जो नंबर मिल रहे हैं कि इतनी बिल्डिंग ये बनेंगी, अलग अलग हाई स्कूल, ये स्कूल कॉलेज वगैरह, ये उस अमाउंट के भौतिक परिणामों की बात कर रहा है कि कितनी बिल्डिंग बनेगी। भौतिक परिणाम, बिल्डिंग बन जाएगी, बिल्डिंग एक फिजिकल एसेट है। लेकिन अगर मैं शब्द बोलूँ कि आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया तो संसद में उस संबंधित मंत्रालय के मंत्री अनुदान की मांग की चर्चा करते समय ये बताएंगे संसद को कि 10,000 करोड़ जो हम मांग रहे हैं, इससे इतने सारी बिल्डिंग बनेंगी, प्लस इससे हायर एजुकेशन में 2.03% नामांकन बढ़ जाएगा। इससे प्राइमरी लेवल पर 18% स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ जाएगा। इससे साक्षरता दर में 6.06% वृद्धि होने का अनुमान है। यानी क्वालिटी में कितना चेंज होगा, कितना उससे लाभ होगा, गुणात्मक परिवर्तन कितना आएगा, वो बताना पड़ेगा मंत्री जी को अनुदान की मांग मांगते समय। तो परफॉर्मेंस बजट तब कहलाता है जब धनराशि खर्च कर रहे हैं और धनराशि के केवल भौतिक परिणामों पर चर्चा करते हैं कि कितना परफॉर्मेंस होगा, अमाउंट कितना परफॉर्म करेगा, कि एक बिल्डिंग बनवानी है कितना खर्च होगा, और खर्च के बाद एक बिल्डिंग बनेगी, 2 बिल्डिंग बनेगी। ये तो है परफॉर्मेंस बजटिंग। लेकिन जो हम आउटकम बजटिंग की बात करते हैं तो खर्च हो, खर्च के बाद वो बिल्डिंग या कोई फिजिकल एसेट बने, प्लस क्वालिटी में कितना परिवर्तन आएगा, गुणात्मक परिणाम कितना होगा, इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। भारत में 2005-06 से आउटकम बजटिंग प्रस्तुत की जाती है, आउटकम बजट प्रस्तुत किया जाता है। और जो आपको नाम से समझ भी आ रहा है कि फिर परफॉर्मेंस बजटिंग के बाद आउटकम बजटिंग होगा। और मेरे ख्याल से आप लोग ये बात भी सहमत होंगे कि आउटकम बजटिंग ही सरकार की अनुदान के मांगों की तार्किक व्याख्या करेगा। आउटकम बजटिंग सरकार को जवाबदेह बनाएगा। आउटकम बजटिंग से ये पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था में नागरिकों के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आने वाला है। आउटकम बजटिंग ये बताएगा कि धनराशि जो आवंटित की जा रही है उस धनराशि से कितना लाभ होगा समाज को,
सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कितने आएंगे, इसके लिए आउटकम बजटिंग प्रस्तुत की जाती है। आउटकम बजटिंग के लिए कहा जाता है कि इनपुट के बाद होगा आउटपुट, या उसे हम आउटलेज भी कह देते हैं, और तीसरे नंबर पर आउटकम। जैसे 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये इनपुट है। एक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी स्कूल की, एक स्कूल तैयार हो रहा है, ये आउटले है। और उससे आउटपुट क्या है कि मान लो उसमें सपोज 2000 स्टूडेंट्स का नामांकन होगा, ये आउटकम है। इनपुट कितनी धनराशि खर्च हुई, आउटले एक स्कूल बन गया, बिल्डिंग तैयार हो गई, और आउटकम 2000 स्टूडेंट्स को शिक्षा प्राप्त हो पाएगी, ये उसका आउटकम है। तो वर्तमान में संसद में बजट प्रस्तुत करते समय जब वित्त मंत्री अनुदान की मांग बताते हैं तो संबंधित मंत्रालय के मंत्री अनुदान की मांग की चर्चा करते समय ये बताएंगे कि हमें जो अनुदान की मांग हम मांग रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था में क्या गुणात्मक परिवर्तन आएंगे। मेरी बात समझ पाए? और गुणात्मक परिवर्तन को सुन करके मैं और आप तार्किक रूप से देख पाएंगे कि सरकार की अनुदान की मांग सही है या नहीं, या अर्थव्यवस्था में वास्तव में कुछ चेंज भी आएगा या नहीं। अदरवाइज खाली बिल्डिंग बन भी जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी या फिर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हमें ये जानना है कि बिल्डिंग बनेगी, बट ये बताइए उससे फ़ायदा कितने स्टूडेंट्स को हुआ, उससे 1 लाख स्टूडेंट पढ़ पाएंगे, कितनी एजुकेशन और इम्प्रूव हो पाएगी, रोजगार कितना सृजन हो पाएगा, वगैरह वगैरह। तो आउटकम बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने जो 4-5 नाम जाने, अगर सबको एक साथ देखें तो ध्यान दीजिए, लाइन आइटम बजटिंग भी भारत में बनती है। सबको पहले लाइन से लिख ही लिया जाता है। मैं जब बजट दिखाऊंगा तो वो भी देखेंगे इस चीज़ को कि एक तरफ व्यय के मद लिखे होते हैं, प्राप्तियाँ लिखी होंगी, फिर उसमें से महिलाओं पर कितना खर्च किया जा रहा है वो भी लिखा होता है। जेंडर बजटिंग का प्रयोग भी किया जाता है इंडिया में। जीरो बेस बजटिंग का भी प्रयोग किया जाता है कि पिछले साल को प्रोजेक्ट चल रहा था लेकिन कुछ कारणों से उसको रोक करके दूसरी जगह धनराशि खर्च की जाती है। परफॉर्मेंस बजटिंग भी आती है, बताते हैं कि कितनी बिल्डिंग, कितना इससे फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, हाईवे कितना बनेगा, उस हाईवे के बनने से सरकार को कितना टैक्स कलेक्शन होगा, प्लस नागरिकों को कितना लाभ होगा, व्यापार में कितनी वृद्धि होगी, यानी आउटकम बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। तो बजटिंग, भारत में सभी बजटिंग का मिक्सचर यूज़ किया जा रहा है। मेंस एग्ज़ाम में जेंडर बजटिंग और आउटकम बजटिंग दोनों को पूछा जा चुका है मेंस में, बट ये ऐसा नहीं कि खाली मेंस में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बताया है। आप इसके नोट्स पढ़ेंगे तो आपको उससे संबंधित और जानकारी भी मिल जाएगी। हम जो बजटिंग की बात कर रहे थे, बजटिंग के प्रकार हमने अभी देखे। जैसे एक नाम आउटकम बजटिंग, दूसरा नाम था निष्पादन बजटिंग, फिर एक इसे देखते हैं ई बजटिंग। नाम से वैसे तो समझ में आ रहा है ई बजटिंग। तो जब हम शब्द बोलते हैं ई बजटिंग तो मतलब बजट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग, पूर्णतः कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी पर आधारित बजट बन रहा है, सारी कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटली हो रही है, तो वो ई बजटिंग होता है। इंटरनेट का उसमें प्रयोग किया जा रहा है। जेंडर बजटिंग हमने अभी देखा, उसके अलावा शून्य आधारित बजट या जीरो बेस बजटिंग। तो बजटिंग की जो प्रणालियाँ हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक जेंडर बजटिंग और आउटकम बजटिंग है, क्योंकि आउटकम बजटिंग में ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस बजटिंग इंक्लूड हो ही जाता है। तो ये तो हुई बजटिंग की बात है। अब हम एक और चीज़ साथ साथ पढ़ते हैं। भारत में बजटिंग में या बजट बनाने में कुछ सुधार किए गए हैं। पहले जो बजट बनाया जा रहा था, पहले की व्यवस्था और अब जो व्यवस्था चल रही है, उसमें 3 प्रकार के सुधार हुए हैं। मैंने प्रारंभ में कहा भी था, मैं आगे पढ़ाऊंगा। वो 3 सुधार कौन से उनको देखते हैं हम लोग। एक तो बजट का प्रस्तुतिकरण समय से पूर्व कर दिया गया। प्रस्तुतिकरण समय से पूर्व, तो समय से पूर्व का मतलब सामान्यतः पहले बजट प्रस्तुत होता था 28 फरवरी को सामान्यतः, और ये बात मैंने आपको बता रखी, संविधान में कोई डेट लिखी हुई नहीं है, आर्टिकल 112 में कुछ नहीं लिखा हुआ इस बारे में, लेकिन 28 फरवरी को लगभग प्रस्तुत होता था। अभी पिछले 2-3 सालों से ये 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है। तो ऐसा क्यों, ये हमें समझना है। दूसरा, बजट में सुधार किया गया कि पहले रेल बजट अलग आता था, अब रेल बजट का आम बजट में या संघीय बजट में विलय कर दिया गया।
तो ये विलय क्यों किया गया, ये समझना दूसरा सुधार। ठीक। और तीसरा पॉइंट है, पहले बजट में खर्च को या व्यय को दो कैटेगरी में बांटा जाता था, योजनागत व्यय और दूसरा नाम था गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, तो उन दोनों डिफरेंस को खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों? तो ये बातें हमें समझनी होंगी तीनों, कि प्रस्तुतिकरण को क्यों चेंज किया गया। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो परिवर्तन किए गए, रेल बजट का आम बजट में विलय, प्रस्तुतिकरण में समय का परिवर्तन, फिर गैर योजनागत और योजनागत व्यय को वर्गीकरण को समाप्त, और एक योजनाओं से संबंधित हो रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले तीन बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि समय को पहले क्यों किया गया। आपको मैंने बजट की प्रक्रिया समझाते समय एक बात बताई थी कि कुछ राशि एडवांस में पास करा ली जाती है वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से। हिंदी में नाम था इसका लेखानुदान। लेखानुदान। और ये लेखानुदान क्यों किया जाता है? ताकि 1 अप्रैल से, जबकि बजट तो पास हो नहीं पाएगा 1 अप्रैल को, सामान्य प्रक्रिया से चलेंगे तो, क्योंकि बजट 28 फरवरी को आएगा, तो 1 महीना तो मार्च का है, लेकिन बजट पारित होने में 26 दिन तो अनुदान की मांगों में ही लग जाते हैं। फिर वित्त विधेयक है और उसके अलावा जो प्रोसेस है, तो समय लगेगा। तो 1 अप्रैल से सरकार को प्रशासन संबंधी खर्च पूरे करने हैं, उसके लिए सरकार पहले ही वोट ऑन अकाउंट नाम की विधायी प्रक्रिया संसद में पूरी करवा लेती है। और याद हो तो मैंने बताया था कि वोट ऑन अकाउंट में बजट का लगभग 1/6 हिस्सा पहले से ही एडवांस में पारित करा लिया जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा विधायी प्रक्रिया चल रही है। कारण केवल इतना है कि बजट समय पर पारित नहीं हो पा रहा। अब बजट को अगर 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत करें, तो इसका मतलब हमें बजट पारित करने में 28 दिन और मिल गए। तो फरवरी का पूरा मंथ, फिर मार्च का पूरा मंथ मिल गया। तो बजट का जो अधिकतम अवधि 75 दिन होती है, हमें अब यहाँ पर लगभग 60 दिन मिल रहे हैं। यदि संसद सही से काम करे, तार्किक रूप से वहाँ पर चर्चा हो, अनर्गल बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये बजट 31 मार्च तक पारित हो जाएगा। यदि बजट को 31 मार्च तक पारित करा लिया जाए, तो वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो बजट का जो समय पहले किया गया, 1 महीना पहले लगभग, इसका कारण एक कारण मिल गया कि यदि बजट को हम समय से पूर्व प्रस्तुत करना चेंज कर रहे हैं हम टाइम को, तो उसका एक कारण है कि हम लेखानुदान की प्रक्रिया पालन नहीं करना चाहते हैं। एक और विधायी प्रक्रिया ना, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, समय बचेगा संसद का। तो एक कारण मिल गया। दूसरा कारण देखें, यदि बजट 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था, पूरी मार्च निकल जाती थी, अप्रैल भी निकल जाता था, और कई बार तो मई भी क्रॉस हो जाएगी, तो जो बजट पारित होगा मई में पारित हो रहा, मई के हाफ में या जून में पारित हो रहा जा करके, इससे नुकसान क्या है कि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की जो योजनाएं होंगी, जहां भी केंद्र की तरफ से फंडिंग मिल रही है, 1 अप्रैल से अगर उन योजनाओं को लागू करना था, तो अप्रैल और मई में वो योजनाएं लागू नहीं हो पाती थी। कारण बस इतना था कि प्रशासन कहता था, सर हमारे पास अभी फंड नहीं आया, अभी बजट ही पास नहीं हुआ, तो फंड कहाँ से आएगा। और जो वोट ऑन अकाउंट से उनको फंड मिलता था, वो इतना होता था कि वो अपने जरूरी प्रशासनिक खर्च पूरे करते थे। मेरी बात समझ रहे? किसी जिला के जिला कलेक्टर को जो फंड दिया गया, तो वो पहले वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से तो उसको थोड़ा ही फंड मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में बांटना है वो, और वो पूरा अभी पास नहीं हुआ है। तो उसको जितना फंड मिलता था, पहले अपने ज़रूरी काम करेगा, यानी जो रेगुलर प्रशासनिक खर्च हैं, कंप्यूटर वगैरह चलता रहे उसका, बिजली आती रहे उसका बिल भरेगा, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती रहे, वो सब काम। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको वो पूर्णतः लागू करने में असमर्थ होगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं मिली है। और जब साल के लास्ट में उन केंद्र सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, तो उसका जवाब क्या रहेगा? सर समय पर फंड नहीं आया था, इसलिए योजना उतने अच्छे से लागू नहीं हो पाई। तो दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम बजट को समय से पूर्व प्रस्तुत किया गया, इसका एक और मुख्य कारण मिला कि कल्याणकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन, कल्याणकारी योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन। और अगर उचित ढंग से क्रियान्वयन होगा, तो फिर
समय पर अगर बजट मिल जाए, 1 अप्रैल से पैसा मिल जाएगा प्रशासन को, फिर वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाई। तो अब आप कारण बताइए। तो आप कह सकते हो कि अब प्रशासन की जवाबदेहता ज़्यादा बेहतर सुनिश्चित की जा सकेगी। अब तक तो उनके पास एक बहाना होता था, फंड ही नहीं आया। अब उनको ज़्यादा अधिक जवाबदेही ठहराया जा सकेगा। और अगर कल्याणकारी योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन हो जाए, उनकी जवाबदेहता बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली जो लाभार्थी हैं, नागरिक हैं, उनको लाभ पहुंचेगा, जिनको उस कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए था। तो समय से पूर्व बजट को प्रस्तुत करने के 2 मुख्य कारण, एक एक्स्ट्रा विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता न हो, और तीसरा प्रशासनिक खर्च सुचारू रूप से 1 अप्रैल से ही चल सके, बजट समय पर पारित हो सके और पूरा 1 वर्ष मिल सके कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करें। अन्यथा पहले तो एक्चुअल में देखा जाए 9 या 10 महीने योजना लागू हो पाती है, क्योंकि शुरू के 2-3 महीने तो उनके पास फंड नहीं होता, क्रियान्वयन में दिक्कत आती रहती है। तो एक कारण हमें क्लियर हो गया कि बजट का समय से पूर्व प्रस्तुतिकरण क्यों किया गया, ये वाला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं, रेल बजट का आम बजट में विलय किया गया। इसे समझे। पहले हमें रेल बजट को आम बजट में विलय क्यों हुआ ये समझना है। इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि रेल बजट को अलग क्यों किया गया था। तो 1924 में एक समिति थी जिसका नाम था एकवर्थ समिति। उस एकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से सेपरेट कर दिया गया था। अगर हम लोग ये जान पाएँ कि सेपरेट क्यों किया गया था और जिस उद्देश्य से सेपरेट किया गया था वो उद्देश्य अगर पूरा नहीं हो रहा हो वर्तमान में, तो फिर तो सेपरेट करना गलत रहा ना। तो हम यही सिद्ध करेंगे इसमें। पहले देखेंगे अलग क्यों किया गया, अलग जो किया गया जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य वर्तमान में पूरा हो नहीं रहा, इसलिए वापस से मर्ज कर दिया गया। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह पढ़ना है। आपने जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है तो वो थ्योरम ऐसे ही सिद्ध करी होंगी क्लास में। रेल बजट को आम बजट से अलग क्यों किया गया, उसका कारण जो एकवर्थ समिति की सिफारिश थी। देखिए, इसको समझने के लिए एक बार वापस एक लाइन बोल लेते हैं कि बजट किससे संबंधित होता है, प्राप्ति और व्यय से। भारत में जितने भी सरकार के मंत्रालय, सभी मंत्रालय व्यय तो करते होंगे, कुछ ना कुछ खर्च तो सभी मंत्रालय के होते हैं, लेकिन सभी मंत्रालयों के पास प्राप्ति के सोर्स या स्रोत नहीं होते। बजट अलग से उसी मंत्रालय का बनाया जा सकता है जिस मंत्रालय की अपनी कुछ प्राप्तियां हों। व्यय सबके हैं, सबको व्यय के लिए धन कहाँ से मिल जाता है, वित्त मंत्रालय से, लेकिन प्राप्तियों के स्रोत सभी मंत्रालयों के नहीं है। इसीलिए जब रेल बजट की बात आई तो रेल बजट को अलग इसलिए कर दिया गया कि रेलवे एक ऐसा मंत्रालय है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के स्रोत भी हैं और व्यय तो वो भी करता है अन्य मंत्रालयों की तरह। क्लियर हो रहा है। दूसरे शब्दों में, रेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय था जिसके पास इतनी प्राप्तियों के स्रोत थे कि वो अपने व्यय को ठीक ठाक ढंग से पूरा कर सके। उसको वित्त मंत्रालय से अनावश्यक या अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता ना हो, वो खुद ही अपने खर्च निपटा लेगा। तो जब खुद ही उसके पास प्राप्तियां भी हैं, खर्च भी कर सकता है, तो क्यों ना उसका बजट अलग से बना दिया जाए। इसीलिए इसको अलग कर दिया गया था आम बजट से। और एक दूसरा कारण ये भी दिया गया था कि रेलवे भारत में एक ऐसा उद्यम है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं केंद्र सरकार के। तो इस इतने बड़े उद्यम को अगर अलग से बजट बनाया जाए तो ज़्यादा सही ढंग से प्रबंधन कर पाएंगे हम बजट का। आम बजट के साथ विलय करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, उसका प्रबंधन बेहतर नहीं हो पाएगा, रेलवे का विकास रुक जाएगा। तो रेलवे के बेहतर विकास के लिए, बजट का सही ढंग से प्रबंधन करने के लिए, और चूँकि रेलवे के पास अपनी प्राप्तियाँ भी है, व्यय भी है, तो इसको सही से मैनेज किया जा सकेगा। इन उद्देश्यों के अनुसार रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर। उद्देश्य क्लियर। अब जब स्वतंत्रता के बाद देखा गया कि रेल बजट जब अलग आता था तो रेलवे बजट में हमेशा ही देखा गया कि धीरे धीरे खर्च बढ़ते गए और वो प्राप्तियों से ज़्यादा होते गए। दूसरे शब्दों में बोलें तो रेल बजट में घाटा बढ़ता गया। और घाटा क्यों बढ़ा? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पर ऐसा किया कि चुनाव के अनुसार रेल बजट को मॉडिफाई करते रहे। जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य में ज़्यादा ट्रेन की घोषणा हो गई, जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य में रेलवे ने अतिरिक्त खर्च की घोषणाएं कर दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पास प्राप्तियां कितनी हैं, बल्कि व्यय की घोषणाएं बढ़ाते गए।
और वो अधिकांश घोषणाएं लोक लुभावन घोषणाएं होती थी जिनसे राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके। आपने देखा होगा रेल मंत्री हमेशा, और सभी लोग भी इस नज़र से देखते थे कि रेल मंत्री इस बार हमारे राज्य के लिए कितनी रेल ला रहे हैं। तो लोक लुभावन घोषणाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी आप ऐसे कह सकते हैं रेलवे बजट का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ज़्यादा हुआ बजाय कि रेलवे के विकास के, और रेलवे में घाटा बढ़ता गया। घाटा बढ़ेगा तो इसका मतलब खर्च ज़्यादा है, और खर्च ज़्यादा है, प्राप्तियाँ कम पड़े तो क्या करें, तो फिर रेलवे को वित्त मंत्रालय से अनुदान मांगना पड़ा। वित्त मंत्रालय से बोला रेल मंत्रालय ने कि अब आप हमें अनुदान दीजिए, अनुदान की मांग रखी। तो वर्तमान स्थिति में देखा वित्त मंत्रालय ने कि ना तो रेल बजट के अलग रखने से रेलवे का विकास हो रहा है, राजनीतिक उद्देश्य ज़्यादा बेहतर पूरे हो रहे हैं उससे, सभी पार्टियां करती हैं, यानी मुख्य उद्देश्य भटक गया। फिर वित्त मंत्रालय को अनुदान अलग से देना पड़ रहा है। तो फिर क्यों ना, जब वित्त मंत्रालय ने माना कि जो हमें अनुदान ही अलग से देना है तो हम बजट भी हम ही बना लेते हैं, फिर रेल बजट अलग क्यों बनाना। कम से कम वो राजनीतिक लाभ तो ना हो, कोई भी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए रेल बजट का प्रयोग तो ना करे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में दोनों को जो मर्ज किया गया उसका उद्देश्य है रेलवे का उचित विकास किया जा सके, रेलवे में नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, आधुनिकीकरण पर बल दिया जा सके, रेलवे में जो घाटा है उसको कंट्रोल किया जा सके, और खर्च तार्किक हो, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना हो, लोक लुभावन खर्च ना हो। और रेल बजट का जब घाटा बढ़ रहा है, अलग करने का पर्पज़ क्या था कि घाटा ना हो, प्रबंधन बेहतर होगा, लेकिन अलग करने से तो घाटा बढ़ता गया। तो जब घाटा ही बढ़ रहा है फिर तो मिला देते हैं, कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि अलग से रेल बजट बनाने का एक काम और रहेगा। तो वर्तमान में दोनों बजट का विलय कर दिया गया, और ये मान करके किया गया है कि हम रेलवे बजट का प्रयोग रेलवे के विकास के लिए ज़्यादा करेंगे। और अभी आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे होंगे, आपको शायद ही याद हो कि किस राज्य में कितनी ट्रेन की घोषणा हुई है, क्योंकि जब से रेलवे बजट को मिलाया गया आम बजट के साथ, तो नई ट्रेन की घोषणाओं पर कम और सुरक्षा संबंधी या आधुनिकीकरण खर्च ज़्यादा किए जा रहे हैं। इसलिए हमें सुनने में नहीं मिलता कि हमारे राज्य में कितनी ट्रेन चली, आपके राज्य में कितनी ट्रेन चली। जब पहले रेल बजट अलग था तब सबको अगले दिन ही पता चल जाता था, या कुछ लोग उसी दिन सुन लेते थे, कुछ दिन अगले दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि हमारे राज्य में कौन कौन सी ट्रेन कितनी कितनी और चली हैं। और ये देखा गया है कि जितनी नई ट्रेनों की घोषणाएं होती थी उसमें से 10% ही घोषणाएं रेलवे पूरा कर पाता था, क्योंकि अधिकांश घोषणाएं केवल नागरिकों का ध्यान भटाने के माध्यम से, ध्यान भटाने के उद्देश्य से की जाती थी, ताकि चुनाव में लाभ लिया जा सके। तो अब मेरे को लगता है कि वो उद्देश्य ख़त्म कर दिया गया है, राजनीतिक लाभ नहीं लिया जा सकेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, जितना भी ध्यान दिया जाए वो आर्थिक रहेगा। तो रेल बजट का आम बजट में विलय क्यों हुआ, ये कारण क्लियर हो जाता है। तीसरा जो हमारा बजट में सुधार था वो था योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। योजनागत और गैर योजनागत। देखिए, जब भी हम किसी पॉइंट्स पर खर्च करते हैं, किसी मद पर खर्च करते हैं, तो प्लानिंग तो करते ही होंगे। इतना बड़ा देश है तो प्लानिंग तो करनी चाहिए। तो नाम प्लानिंग एक्सपेंडिचर समझ आ रहा है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो आपके दिमाग में आएगा जब सब प्लानिंग तो करते ही होंगे तो फिर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर या गैर योजनागत कैसे हो सकते हैं। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनकी हमने जितनी प्लानिंग करी उतना ही लगभग खर्च हुआ या होगा। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनकी हमने प्लानिंग करी लेकिन वो कभी प्लानिंग से ज़्यादा खर्च होता है और कभी प्लानिंग से कम। बात समझ रहे। जैसे हमने सोचा कि हम स्कूल कॉलेज यानी एजुकेशन पर खर्च करेंगे 20,000 करोड़, तो जितना आपने प्लान किया आप उतना ही खर्च करोगे। कुछ एक्स्ट्रा, कोई इमरजेंसी जैसी नहीं आएगी भाई स्कूल खोलने पड़ गए इमरजेंसी में 5 और, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ खर्च ऐसे होंगे, आपने सोचा कि हम इस बार डिफेंस में 40,000 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन अचानक से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई, या अचानक से किसी देश के साथ तनाव बढ़ गया, या कोई युद्ध वगैरह जैसी स्थिति आ गई, या आंतरिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई, तो सरकार का डिफेंस पर खर्च बढ़ सकता है। और वो कभी भी बढ़ सकता है, कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, कितना भी आप प्लानिंग कर लीजिए
कोई गारंटी नहीं है कि कब बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें बाह्य कारण भी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे खर्च को हम कहते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। वे खर्च जिनकी हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन वो प्लानिंग के अनुसार ही खर्च होंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, उन्हें हम नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं या गैर योजनागत व्यय। और ऐसे खर्च जिनकी प्लानिंग कर रहे हैं और लगभग वो उतना ही खर्च होगा, वो गैर योजनागत व्यय। दूसरे शब्दों में योजनागत व्यय को विकासात्मक व्यय भी कहा जाता था, क्योंकि योजनागत व्यय वही होते थे जिनका अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्य भूमिका होगी, जैसे शिक्षा क्षेत्र की बात हो रही है या स्वास्थ्य क्षेत्र। गैर योजनागत व्यय गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाते थे। दूसरे शब्दों में आप कहेंगे कि गैर योजनागत व्यय वे होते थे जिनका अर्थव्यवस्था के विकास से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता था, वो बस केवल सहायक की या सहयोगात्मक भूमिका निभाते थे। सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, गैर योजनागत व्यय। पहले तो प्लान करनी है कि सब्सिडी कितनी देनी है, लेकिन अचानक से मानो कोई त्रासदी आ जाए, अकाल पड़ जाए या मानसून बाढ़ ज़्यादा आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो सरकार को सब्सिडी अचानक से बढ़ानी पड़ेगी। आप प्लान नहीं कर सकते हम सब्सिडी बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। उस विकट परिस्थिति में आपको ऐसा करना पड़ेगा। कोई महामारी आपदा जैसे वर्तमान में चल रहा है, ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो सरकार के ये जो खर्च होते थे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे। तो पहले तो हम ये समझ गए कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का अर्थ क्या था। अब ये दो प्रकार के खर्च होते थे, ऐसा अक्सर देखा गया कि दोनों में ओवरलैपिंग होती थी। ओवरलैपिंग का मतलब किसी एक मद पर योजनागत व्यय के नाम से भी कुछ खर्च हो जाता था एक्स अमाउंट, और उसी मद पर गैर योजनागत व्यय के नाम से भी खर्च हो रहा था वाई अमाउंट। एक ही आइटम पर दोनों के नाम से खर्च हो रहा है, जैसे डिफेंस में दोनों नाम से खर्च हो रहा था। तो दोनों नाम से खर्च होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ही बिंदु पर दो प्रकार के खर्च हो रहे हैं, अर्थात ओवरलैपिंग, अर्थात खर्च डबल हो रहा है, और इससे सरकार का घाटा बढ़ता था। तो इस कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का या कैलकुलेशन में घाटा बढ़ने का एक कारण ये माना गया क्योंकि खर्च की कैटेगरी दो थी। अब इन दोनों कैटेगरी को, इन दोनों वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। अब केवल दो ही प्रकार के खर्च रह गए, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। खर्च या तो राजस्व के रूप में होगा या पूंजीगत के रूप में। ये दोनों कैटेगरी समाप्त करने से हम इस ओवरलैपिंग को खत्म कर पाएंगे, अनावश्यक व्यय नहीं हो पाएंगे, भ्रष्टाचार या आप कह सकते हैं ऐसी कोई समस्या की वजह से खर्च बढ़ेगा नहीं। इसीलिए योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया, दोनों का आपस में मर्ज कर दिया गया, और अब एक ही खर्च या तो राजस्व या पूंजीगत होता है। इससे बजट में सरकार को घाटा नियंत्रित करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। तार्किक रूप से सरकार बजट का मूल्यांकन कर पाएगी कि कौन सा खर्च किया गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों चीज़ समझ आ गई होंगी कि बजट में सुधार तीन प्रकार के जो हुए थे। तीन सुधार की हम बात कर रहे थे, समय से पूर्व प्रस्तुतिकरण, रेल बजट का आम बजट में विलय, और तीसरा योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तीनों सुधारों को लागू कर दिया जा चुका है और तीनों ही मेरे को लगता है तार्किक सुधार है। इनको हम राजनीतिक बातों से नहीं जोड़िएगा कि किस पार्टी ने किए क्या किए, वो छोड़िए। तार्किक रूप से बात करें कि तार्किक रूप से इनको अर्थव्यवस्था को इनसे लाभ होगा, नहीं तो लाभ होने के अनुमान ज़्यादा है। इनके बारे में आप PDF नोट्स में एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।